बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। यूजुअली हमारे शो का आगाज़ होता है तो हम बहुत चीयर अप करते हैं आपको पॉजिटिविटी के साथ, लेकिन जो वीकेंड गुजरा है कराची में, बल्कि पूरे मुल्क में अगर हम बात करें, जो सानिहा हुआ है, कोई शायद कराची का ऐसा घर ना हो जहां से कोई भी शख्स शॉपिंग के लिए गुल प्लाज़ा ना गया हो। गुल प्लाज़ा 1995 में तामीर हुआ था, उसके बाद से अब तक हम ये देख रहे थे, किसी को क्रॉकरी लेनी हो, बेडशीट लेनी हो, शादी का सामान ख़रीदना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम ख़रीदना हो, बच्चों के टॉयज़ ख़रीदने हो, ईद की शॉपिंग करनी हो, कुछ भी लेना हो, आप किसी से पूछें मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, गुल प्लाज़ा चले जाओ, मुझे ये चीज़ चाहिए, गुल प्लाज़ा चले जाओ। एवरीबडी नोज़ अबाउट द लोकेशन, एवरीबडी नोज़ अबाउट द बिल्डिंग। सबको पता था यहाँ पर सस्ता अच्छा आइटम मिल जाएगा, होल सेल की मार्केट। लेकिन जब ये खबर हमारे सामने आई कि गुल प्लाजा में आग लग गई है, तो ज़ाहिर अमूमन ये तासुर होता है कि आग बुझा ली जाएगी। अफसोसनाक अमर यह है कि ये आग 2 दिन लगी रही, तकरीबन 33 घंटे बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर कूलिंग का अमल शुरू हुआ, लेकिन इस सब के दौरान ये जो वाक़या हो गया है, जो सानिया हुआ है, आग कैसे लगी से लेकर कूलिंग के अमल तक जो कुछ हुआ है, वो बहुत कुछ बताता है कि क्या कुछ गलत है इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे निज़ाम में, कहाँ कहाँ किसकी क्या कोताही है, वो वाज़े चीख चीख के सबूत दे रही हैं। और कराची की एक नहीं, कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें इसी तरह के वाक़यात हो सकते हैं, लेकिन हम रिएक्ट करते हैं, हम टाइम पर एक्ट नहीं करते, हम एक्शन नहीं लेते हैं। ये जो सानिया हुआ, इसकी जब डिटेल हम आपको बताना शुरू करेंगे, इंडिविजुअल स्टोरीज तो अभी आना भी नहीं शुरू हुई हैं, लेकिन जो कुछ हमारे सामने आया, यकीन नहीं आता कि कैसे एक ऐसा शहर चूँकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहाँ के जिसके कुछ किलोमीटर के दूरी पर सीएम हाउस है, बड़ी बड़ी अहम बिल्डिंग्स हैं, मेयर का अपना ऑफिस है, वहाँ पर ये आग इतने घंटे लगी रही, लेकिन आग बुझाने के लिए हम वेल इक्विप्ड नहीं थे। दुख और अफसोस इस बात का है कि ये जो वीकेंड गुजरा, ये हमारे दिलों पर बहुत भारी गुजरा। शादियों का पीक सीज़न है, गुल प्लाजा में खचा खच रश था, बच्चे, ख़वातीन, वहाँ पर बुज़ुर्ग, बहुत पैक था गुल प्लाजा। और इसमें वो 4 मंजिला इमारत 2 दिन तक जलती रही, लोग अंदर झुलसते रहे, लवाहिकीन बाहर तड़पते रहे, कूलिंग का अमल जारी रहा। लेकिन अभी तक हमें अपडेट्स आ रही हैं कि अंदर से लोगों के अज़ा मिल रहे हैं, बच्चों के अज़ा निकल रहे हैं, लवाहिकीन बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। किसी के ख़ानदान का चार लोग अंदर हैं, किसी के ख़ानदान के 3 लोग अंदर हैं, बच्चे अंदर हैं, ख़वातीन अंदर हैं। वो लवाहिकीन बाहर बैठ के तड़प रहे हैं, उनके प्यारों को देखने के लिए वो तरस रहे हैं। लेकिन ख़बरें क्या आ रही हैं कि 1 अज़ा मिल गया, 2 अज़ा मिल गए। सोचिए कितनी फैमिलीज है, मेरे ख्याल में 60 से 65 बताए गए थे जो लापता हैं, जो कल तक अपडेट थी। ये तो सुबह सवेरे मजीद डेथ टोल में इजाफा हुआ है। अब 14 तादाद बताई जा रही है जाँ बहक अफराद की, और इनके घर वालों के लिए हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इन्हें सब्र जमील अता फरमाए। हम ये देख रहे हैं कि ये जो सीज़न होता है ना, जैसे कि साइम ने मेंशन किया, शादी का सीज़न है, शादी की ख़रीदारी के लिए लोग जाते हैं। यहाँ पर ख़वातीन आई हुई थी, प्रेग्नेंट ख़वातीन भी यहाँ पर थी, 6 लड़कियाँ, 6 बच्चियाँ, ब्राइड खुद, ये सब अपनी शॉपिंग के लिए आए हुए थे। और कराची में हम ये देखते हैं, ईद से पहले लोग शॉपिंग कर लेते हैं, घर का सामान ख़रीदना हो, बहुत कुछ करना हो, सोचते हैं रमज़ानों में हमें टाइम नहीं मिलेगा, रोज़ा, इफ्तार, सहरी, इन चीज़ों में हमें टाइम नहीं मिलेगा, तो हम पहले से शॉपिंग करके रख लें, इसलिए यहाँ पर बहुत रश होता है। और हफ्ते के दिन कराची में जो मार्केट्स हैं वो रात के लेट नाइट तक चलती हैं, कभी 12 बजे तक, कभी 2 बजे तक। गुल प्लाजा के लिए भी यही बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी फ़ोन कॉल्स भी की ऑडियो भी हमें सुनाई दी, जिसमें लोग ये बता रहे हैं कि मैं आग में घिर चुका हूँ, मुझे बचाने आ जाएं। कोई ये कह रहा है जनाब के घर वालों से कि अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से बच सकूँगा। ये हमने आवाज़ें सुनी हैं। लेकिन हमारे जो फायर फाइटर्स हैं, हम उनको भी सैल्यूट करते हैं, क्योंकि उनके पास वो सामान नहीं है, वो वेल इक्विप्ड नहीं है, आग बुझाने के आलात नहीं है, उनके अपनी सेफ्टी गैजेट उनके पास नहीं है। हम ये सुन रहे थे जो वहाँ पर फायर टैंकर पहुँचे, उनमें डीजल नहीं था, अगर डीजल वाले पहुँचे तो उनमें पानी नहीं था, और लोग वहाँ पर बेबसी की तस्वीर बने हुए खड़े हुए अपने प्यारों को और इस बिल्डिंग को जलते हुए देख रहे हैं। और ये बिल्डिंग जिस तरह जलने की बात गिरी है, वो मंजर नहीं देखा जा सकता। तो ये सारा वाकया हुआ क्या, कितने बजे हुआ, उसके बाद आग कैसे लगी, कहाँ पे लगी, किस जगह पर फैली, कितने फ्लोर्स पर फैली, फिर बिल्डिंग को क्या हुआ, कैसे गिरी, कूलिंग कैसे हुई, इसके ऊपर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, बड़ी प्रिसाइजली आपको दिखाते हैं। कराची में क़यामत खेज मंजर, गुल प्लाजा में लगने वाली आग जो एक फूलों की दुकान से भड़की और देखते ही देखते कई जिंदगियों के चिराग बुझा गई।
शोले एक दुकान से दूसरी दुकान और फिर पूरी इमारत को अपनी लपेट में लेते चले गए। धुएं ने आसमान स्याह कर दिया और चीखो पुकार ने फजा लर्जा दी। रमजान सर पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे हैं। अब 10:13 पे जो वाकया हुआ है, कम से कम भी 11 बजे के बाद गाड़ी 2 शॉपें एक दामाद की वो जल के खासतर हो गई हैं और उन्होंने अपनी जान बचाई है। कितने लोग लापता हुए, सवाल जिंदगियां हैं मगर आदाद शुमार मुतजाद। इंतजामिया 53 अफराद की तस्दीक करती है। सिंध के वजीर सईद गनी 59, जबकि मेयर कराची के मुताबिक 65 अफराद ताहाल लापता हैं। 65 का नंबर है जो अभी तक की हमारे पास तफसीलात हैं। जो अभी लेटेस्ट है वो 59 है 59 और उनको अभी रिकन्फर्म कर रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स और उनकी सारी चीजें तफसीलात अभी दे रहे हैं। इमारत से जिंदा निकल आने वाले दुकानदारों का कहना है कि तमाम दरवाजे बंद थे। मस्जिद का गेट तोड़कर लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। जो हमारे साथ थे मस्जिद के गेट से, हमने मस्जिद का गेट तोड़ के बाहर निकले। बाकी जो लोग अंदर फंसे हुए उसमें लेडीज भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है। कई घंटों तक दहकते शोलों ने गुल प्लाजा की इमारत को अंदर से खोखला कर दिया। फिर पिछला हिस्सा जमीन बोस हुआ और फिर सामने वाला हिस्सा भी गिर गया। गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में तकरीबन 1200 दुकानें कायम थीं। छत पर गाड़ियां और जनरेटर भी मौजूद थे। इंतजामिया ने इमारत को इंतहाई मखदूश करार देकर मुकम्मल तौर पर इसे सील कर दिया। गुल प्लाजा के ताजिर काशिफ को आहूं और सिस्कियों में रुखसत किया गया। गुल प्लाजा जहां आज कारोबार नहीं, सिर्फ राख, आंसू और कुछ सवालात बाकी रह गए हैं। यकीन नहीं आता कि 2026 में हम इस तरीके के कहते ना इनकॉम्पिटेंसी देख रहे हैं। आग नहीं बुझाई गई और उसके बाद जो नुकसान वो हमारे सामने है। जाय वकुआ पे हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, अफजल खान, और हॉस्पिटल के बाहर बर्न सेंटर के बाहर हमारे नुमाइंदे अनवर खान मौजूद हैं। दोनों की तरफ चलते हैं। ज़रा पहले जाय वकुआ से सूरत हाल जानेंगे। अफजल, इस वक्त सूरत हाल बताइएगा, क्योंकि अभी सुबह सवेरे इससे खबरें आना शुरू हुई कि मज़ीद डेड बॉडीज़ यहाँ से कूलिंग के अमल के बाद रिकवर होना शुरू हुई हैं। क्या नंबर सामने आया अभी तक? जी देखिए, इस वक्त जो है वो आग बुझाने का सिलसिला मैं तो ये नहीं कह सकता कि जारी, क्योंकि आग जो है बिल्डिंग के अंदर लगी हुई है। कहीं कोई शोला नज़र आता है तो फिर फायर ब्रिगेड के जो एहलकार हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और उस पर पानी फेंक देते हैं। ताहम इस मलबे के ढेर से लाशें या इंसानी आज़ा निकालने का भी सिलसिला रात से जारी था। और सुबह के वक्त जो हमारी पुलिस हुकाम के साथ बात हुई तो उन्होंने तस्दीक की है कि अब तक जो है वह इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर जाँबहक अफराद की मजमूई तादाद 14 हो गई है, जिसमें एक खातून और दिगर तमाम मर्द हैं। तकरीबन 5 की शनाख्त हो चुकी है और दिगर नाकाबिल शनाख्त झुलसी हुई लाशें हैं, जिनको अमानतन जो है वो ईदी के सरखाने में रखवा दिया गया है और बाद में उनका DNA हासिल किया जाएगा और उसके ज़रिए से उनकी शायद शनाख्त हो सके। अलबत्ता यहाँ पर जो रेस्क्यू इदारे मौजूद हैं वो अपना काम करने के लिए यहाँ पर मौजूद तो हैं, लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद आग पर अब तक काबू नहीं पाया गया है। क्योंकि थोड़ी देर पहले रेस्क्यू 1112 की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई है और उसमें बताया गया कि 90% आग पर काबू पाया गया है, यानी कि 10% आग अभी भी मौजूद है। और ये आग बुझाने का सिलसिला जब मुकम्मल होगा तो उसके बाद ही हम कह सकेंगे कि अब कूलिंग का अमल जारी है। लिहाजा यही सूरत हाल जो रात को हमारे साथी यहाँ रिपोर्ट कर रहे थे उनके मुशाहिदे में भी आई कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि आग बुझ गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद किसी भी जगह जहाँ पे बिल्डिंग का मलबा है इसमें कहीं शगाफ है तो उसके अंदर से शोले बाहर आना शुरू हो जाते हैं और फिर दोबारा जो है वो आग बुझाई जाती है। यानी कि बिल्डिंग के अंदर जो है वो इस वक्त भी आग मौजूद है और उसको बुझाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ से मैं इस वाक़े को रिपोर्ट कर रहा हूँ। अगर एक लफ्ज़ में बयान किया जाए तो वो लफ्ज़ है नाअहली, क्योंकि जो जहाँ पर इदारे थे वो वेल इक्विप्ड नहीं थे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि फायर ब्रिगेड के जो एहलकार थे, फायर फाइटर्स थे, वो काम कर रहे थे, उसमें वो ज़ख्मी भी हुए, शहीद भी हुए उस एक फायर फाइटर, लेकिन उसके बावजूद आग नहीं वो बुझा पाए। उसकी वजह ये थी कि उनके पास वसाइल ही मौजूद नहीं थे। परसों रात 10 बजे के करीब जब ये आग लगी थी उसके बाद क्या सूरत हाल थी उस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जब मेरी ताजरों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि आग लगने के बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुँची
پھر اس کے بعد ان کے پاس پانی نہیں تھا، پھر پانی لے کر ٹینکر آئے تو پانی ختم ہو گیا، اور پھر دوبارہ وہ پانی لینے کے لیے چلے گئے، اور اس دوران آگ کی شدت بڑھتی چلی گئی۔ گراؤنڈ فلور پر ایک پھولوں کی دکان میں لگنے والی جو معمولی آگ تھی، جو آگ کا واقعہ تھا، وہ سانحے میں بدل گیا، صرف اسی وجہ سے کیونکہ فائر بریگیڈ کے پاس تمام وسائل موجود نہیں تھے۔ پھر کل صبح تک جو آگ بجھانے کا طریقہ تھا وہ میں نے خود مشاہدہ کیا کہ وہ صرف پانی کا استعمال کیا جا رہا تھا، اور پانی کا استعمال کرنے کی وجہ سے اس روایتی طریقے سے آگ بجھانے کی کوشش کیے جانے کی وجہ سے وہ آگ نہیں بجھ پا رہی تھی۔ پھر ہم مسلسل اس بات کو ہائی لائٹ کرتے رہے کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے فوم کا استعمال کیا جائے، کیمیکل کا استعمال کیا جائے، اور پھر کچھ گھنٹوں بعد کیمیکل کا استعمال کیا گیا۔ یہ ایس او پی رہی ہے کہ آگ کس درجے کی لگی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ طے کیا جاتا ہے کہ پانی سے آگ بجھائی جائے گی، کیمیکل سے آگ بجھائی جائے گی، یا فوم سے آگ بجھائی جائے گی۔ یہ آگ جس نوعیت کی تھی، تیسرے درجے کی سے آگ کہا گیا، اس کے لیے بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی تک نہیں تھا اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ مجھے تھوڑا سا میل وقوع بھی بتائیے، امیجنا روڈ پر یہ واقع ہے، اور امیجنا روڈ کی اس وقت صورتحال کیا تھی؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کچھ گلے شکوے یہ بھی آ رہے تھے کہ جی وہاں پر دیر سے فائر فائٹرز پہنچے یا فائر ٹینڈرز پہنچے، وزیر اعلیٰ کہتے ہیں جی پہنچ گئے تھے 10 سے 15 منٹ میں۔ صدر تو بہت ہی شہر کے سینٹر میں، یہاں سے پہنچنا کوئی مشکل نہیں، اور رات کے ٹائم میں اتنا رش بھی نہیں ہوتا، اور فائر فائٹر، فائر ٹینڈر، فائر سٹیشنز یہاں سے قریب میں موجود ہیں۔ ذرا مجھے یہ بتائیے گا یہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ دیکھیے، بالکل جو آپ بات کر رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ تاجروں کی جانب سے یہی کہا گیا کہ جو فائٹرز یا فائر بریگیڈ پہنچی تھی تو ایک تو وہ تاخیر سے پہنچی، پھر اس کے بعد جب وہ پہنچی تو ان کے پاس پانی نہیں تھا، اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آگ بڑھتی چلی گئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آگ بجھانے کے عمل میں جب تعطل آیا تو اس دوران آگ نے دیگر حصوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا، اور پھر آگ گراؤنڈ فلور سے جو ہے میزنائن فلور اور پھر اس کے بعد ٹاپ فلور تک چلی گئی، اور اس دوران لوگ اندر جو ہے وہ بھگدڑ بھی مچی، اور اس میں زخمی بھی ہوئے، کچھ جان بچانے کی کوشش کرتے ہوئے جھلس کر یا بھگدڑ کی وجہ سے زخمی بھی ہوئے۔ محل وقوع کی اگر بات کی جائے تو یہ گل پلازا تقریباً 1500 سے 2000 گز پر محیط ایک رقبہ ہے جس کے اوپر یہ گل پلازا تعمیر کیا گیا ہے، اور اس کا ایک جو حصہ ہے وہ ایم اے جناح روڈ پر، فرنٹ جو اس کا حصہ ہے وہ ایم اے جناح روڈ پر ہے، جبکہ دوسرا حصہ گارڈن کی جانب کھلتا ہے، اور اس کے ساتھ جو دیگر تجارتی مراکز ہیں یعنی جو بلڈنگز ہیں اس میں رمپا پلازا اور گل تجارہ نامی جو عمارات ہیں وہ اس کے ساتھ موجود ہیں۔ تو گزشتہ روز جب آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو جو گارڈن کی سائٹ جو گل پلازا کا حصہ ہے وہ آتش زدگی کی وجہ سے ایک دم سے زمین بوس ہو گیا اور مسمار ہو گیا، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ سب سے پہلے آگ وہیں پر لگی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگ جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی۔ اسی طرح سے ایم اے جناح روڈ پر چونکہ وہ گرین لائن منصوبے کا کام چل رہا ہے تو ایم اے جناح روڈ افضل آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ سے ہم اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ انور اس وقت برن سینٹر کے باہر موجود ہیں۔ انور یہ بتائے گا اس وقت کیا مناظر وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، کتنے مریض گل پلازا سے لائے گئے، کتنوں کی حالت تشویشناک تھی؟ دیکھیں اس اندرونہ ثانی کی بات کی جائے گی تو اس سے جو متاثرہ افراد ہیں جو اہل خانہ ہیں وہ اس وقت برن سینٹر کے باہر موجود ہیں، اور بات جس شدت سے وہ گزر رہے ہیں ان سے گفتگو کی جائے تو وہ ربط جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اگر ان سے مزید گفتگو کی کوشش کی جائے تو وہ مزید گفتگو کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے، اور اگر برن سینٹر کی بات کی جائے گی تو برن سینٹر کی انتظامیہ کے مطابق سول اسپتال کے اندر 6 بلڈ ڈیڈ لائے گئے تھے، جس کے اندر کاشف، عامر، فاروق، محمد علی، فرقان اور فراز شامل ہیں۔ یہ وہ 6 افراد تھے جو وہاں شاپنگ کے لیے گئے تھے، تاہم وہ اپنے گھروں کو واپس نہ جا سکے اور برنس وارڈ کے اندر بلڈ ڈیڈ لائے گئے، اور مجموعی طور پر اگر بات کی جائے گی تو 13 افراد ایسے ہیں کہ جو کہ برنس وارڈ لائے گئے تھے جن کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ یہ وہ افراد تھے جو کہ دھوئیں سے انتہائی شدید متاثر ہوئے تھے، انتہائی ایکیوٹ درجے کی وہ آگ تھی جس کے نتیجے کے اندر لوگ بے ہوش بسا اوقات زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تاہم 13 افراد وہ خوش قسمت تھے کہ جن کو بس وارڈ پہنچتے ہی فوری طبی امداد دی گئی، اور کم و بیش 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد ان کو ریسٹور کر کے گھروں کو روانہ کر دیا گیا۔ اور ٹراما سینٹر کی بات کریں گے، شہید بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر کے اندر مجموعی طور پہ 17 افراد کو لایا گیا تھا، اور ٹراما سینٹر کے اندر بلڈ ڈیڈ کے افراد کی تعداد 2 تھی، جبکہ ڈسچارج کیے گئے افراد کی تعداد 15 ہے۔
शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर के अंदर लाए गए 15 अफराद को भी 1 से 1.5 घंटे के अंदर तिब्बी इमदाद देने के बाद घरों को रवाना कर दिया गया। तो अगर बात की जाएगी ट्रामा सेंटर, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल और बस वार्ड पहुंचने वाले तमाम के तमाम मरीजों को सेहत के हवाले से इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फौरी तौर पर फराहम की गई और ये तमाम के तमाम अफराद जो कि डिस्चार्ज होकर अपनों के घरों को गए। अस्पताल की बात की जाएगी तो अस्पताल की सूरत हाल के हवाले से हर किस्म की तिब्बी इमदाद बर वक्त मौजूद थी। ताहम जो अफराद ताख़ीर से पहुँचे, तिब्बी माहिरीन हमें ये बता रहे थे कि वो तमाम अफराद जो कि गुल प्लाजा से बर वक्त यहाँ फराहम कर दी जाते या पहुँच जाते तो सूरत हाल ज़्यादा अच्छी बेहतर होती, क्योंकि वहाँ पर जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, जहाँ पे जो बुनियादी सहूलतें नहीं थी, रेस्क्यू इदारों ने ताउन किया, तिब्बी अमले ने, डॉक्टरों ने और सरकारी अस्पतालों ने मुकम्मल तौर पर ताउन किया। तमाम गुल प्लाजा से लेके सिविल अस्पताल कराची, बस सेंटर और ठीक है, साथ ही रहिएगा अनवर, आपसे मजीद भी सूरत हाल जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ऑफिसर खालिद खान। थैंक यू सो मच खालिद साहब ज्वाइन करने के लिए। हुमायूं खालिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हुमायूं साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जाहिर है आप लोग जिस तरीके से लगे हुए हैं, 33 घंटे से ज़ायद अरसा गुजर गया, अभी भी बताया जा रहा है कि 10% आग जो है लगी हुई है, 90% बुझा ली गई है। ज़रा हमें बताइएगा कि क्या सूरत हाल रही, इनिशियली कब पहुँचे, रिस्पॉन्स कब शुरू हुआ और आग की क्या सूरत हाल थी? जी, मेरा नाम मोहम्मद हुमायूं खान, चीफ फायर विजिट कराची। जी हुमायूं साहब, ये इतना हमें जो है 10:26 पर मिली थी और हमने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया। ताहम हम जब वहाँ पर जाए हादसा पर पहुँचे तो हमने सूरत हाल देखी कि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और ये जो गुल प्लाजा जो कि मेज़नाइन और इसका जो ग्राउंड और फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो दोनों मुकम्मल तौर पर जल रहे थे, जिसमें तकरीबन कम से कम 1200 से 1500 दुकानें हैं। लोगों की जंबे गफीर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर ऑपरेशन में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। ताहम हमने फौरी तौर पर इसको तीसरे दर्जे का डिक्लेयर करते हुए शहर भर से 12 फायर टेंडर, 3 स्नॉर्कल्स और 1 बाउजर तलब कर लिया, जिसकी मदद से हमने इसको फौरी तौर पर इस आग को बुझाने की कोशिशें शुरू की। बिलाखिर 4 से 6 घंटे के बाद जो फ्रंट की दुकानें थी उनके शोरों को मद्धम कर दिया गया। ताहम जो दुकानें अंदर की जानिब थी उन पर पानी डायरेक्ट टारगेट नहीं कर रहा था, जिसकी और अंदर तकरीबन सारी दुकानें चल रही थी, जिसकी वजह से शिद्दत भी बहुत ज़्यादा थी। यही वजह थी कि फायर फाइटर अंदर जाने से गुरेज कर रहा था, क्योंकि हीट दुकान से जो अंदर की जो शॉप्स थी, जो जिसके अंदर परफ्यूम भी रखे हुए थे, अपना बॉडी स्प्रे भी था और हर तरीके के मटेरियल, खिलौने वगैरह, तो बहुत शिद्दत से जल रहे थे। और यही हुआ कि हम ये जब इसको हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया तो सुबह में तकरीबन ये समझें कि अपना एक हिस्सा इसका मदम हुआ, जिसमें हमारा जो एक फायर फाइटर भी शहीद हो गया, जिसका नाम मोहम्मद फुरकान था। और आग एक बार फिर जो है मुकम्मल तौर पर ये समझें कि फैल गई, वो हिस्सा गिरते ही। यही वो वजूहत थी जिसकी वजह से आग पे काबू पाना मुश्किल हो गया। मैं थोड़ी सी कुछ ज़रा इनिशियल हकाइक हम जानना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है फायर स्टेशन जो है, फायर ब्रिगेड स्टेशन जो है, यहाँ से वो 5 मिनट की दूरी पर होगा गुल प्लाजा से, और आपने खुद बताया कि 14 फायर टेंडर थे, 3 स्नॉर्कल्स थी और 1 बाउजर था। एमेजिना रोड पे एक इसका हिस्सा है, दूसरा गार्डन की तरफ है। तो ज़रा हमें बताइएगा आप लोग पहुँचे कब? आग लगी है तकरीबन 10:15 बजे के करीब, आप लोग पहुँचे कब और कहाँ पे लोकेट किया फायर टेंडर्स को, स्नॉर्कल को और बाउजर को? बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि वहाँ से 15 मिनट का मुश्किल से रास्ता है और हमारा जो SOP है, फायर कॉल जैसे ही हमें रिसीव होती है, जैसे ही हमें 10:20 पर ये फायर कॉल रिसीव हुई है, तो विद इन 15 मिनट 10:35 पर हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। लेकिन वहाँ पर मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि लोग इस कदर ज़्यादा थे कि ट्रैफिक तो नामुमकिन था, वहाँ पर साइकिल भी चल सकती, फायर टेंडर को जगह मिलती, और हर दुकानदार की ख्वाहिश ये थी कि उसी वक्त वो गाड़ी उसकी दुकान की फायर जो है उसको बुझा दे। खेचमतानी लगी हुई थी
यही वजह थी कि और जिस वक्त आप लोग पहुंचे उस वक्त किस फ्लोर पे आग थी, क्योंकि आग आहिस्ता आहिस्ता ऊपर के फ्लोर तक गई है और कुछ दुकानदार बता रहे हैं कि बेसमेंट जो है वहां पर आग नहीं थी, तो जरा हमें ये भी बताइएगा कहां पर आग थी जब आप लोग पहुंचे? बेसमेंट अभी भी महफूज है जी, और कल भी मैं बेसमेंट में नीचे उतरा हूँ और ऊपर के फ्लोर्स में दोनों में मुकम्मल आग थी। अच्छा। जो अपना गली की जो शॉप्स हैं बैक साइड पर और जो फ्रंट की शॉप्स हैं दोनों पे मुकम्मल जल रही थी, और ये कहना कि मकसद फायर ब्रिगेड ताखिर से पहुंचा, ये सिर्फ लफ्जी बातें हो सकती हैं। हम अभी ये एस्टैब्लिश नहीं कर रहे कि फायर ब्रिगेड का पहुंचा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि उस वक्त, क्योंकि ये बताया जा रहा है अंदर से जो तमाम तर खिड़कियां थी वो ग्रिल्ड थी, उनमें जालियां लगी हुई थी, क्या वो तोड़ी जा सकती थी? उसके लिए आप लोगों के पास सामान था अगर लोग वहां से बाहर निकलना चाहें किसी भी तरीके से? क्योंकि ये मंजर हम देख रहे हैं, आग तो बुझाई जा रही है मगर खिड़कियां बंद हैं, उसके लिए क्या किया गया? बिल्कुल, जैसे अपना हम कहते हैं कि फायर एंड रेस्क्यू, तो फायर पहले बुझाई जाती है, रेस्क्यू बाद में किया जाता है। तो जब हमने सामने की शॉप्स की दुकानें की आगों को बुझाया है, शोलों को ठंडा किया है, लेकिन हीट मैंने पहले बताया बहुत ज्यादा है, तो हमारे वो फायर फाइटर अंदर गए, अंदर से बॉडियां दो रिकवर करके उन्होंने जो है शॉप से जो निकाली हैं जो कि पहले ही दिन, और यही वजह है कि मकसद कहने का कि रेस्क्यू का अमल ताखिर की वजह यही है कि यही एसओपी है। अब जब आग लगी हुई होती है तो अंदर से जाहिर है उस वक्त रेस्क्यू नहीं होता, पहले आग को ठंडा किया जाता है। आप जैसे बता रहे हैं कि हीट बहुत ज़्यादा थी, आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी फर्स्ट डे जिस दिन आग लगी पूरी रात पानी के साथ आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी, और फिर कल सुबह हमने देखा कि फोम का इस्तेमाल किया गया। तो फोम का इस्तेमाल पहले दिन ही क्यों नहीं किया गया और 2 दिन तक ही इधर आग लगी रही और उसको फिर पहले दिन पानी से बुझाने की कोशिश की गई? ये बात कैसे कह सकते हैं कि पहले दिन इस्तेमाल नहीं किया गया? पहले ही दिन इस्तेमाल किया गया, और जिस दिन फायर हुई है ये समझें कि बाज़रिया टेलीफोन मेयर साहब फौरी तौर पर ऑन बोर्ड थे, लम्हा ब लम्हा हम उनको तफसीलात बता रहे थे। पानी की अगर शॉर्टेज हो रही थी, जो भी चीजें हो रही हैं, तमाम चीजें हमें ऑन द स्पॉट्स जो है प्रोवाइड की जा रही थी। यही वजह है कि अभी भी अगर आप हुमायूं साहब साथ ही रहेगा, हमारे रिपोर्टर हैं जो ज़ाहिर है जब से ये वाकया हुआ है वहाँ से वो हमें कवरेज कर रहे हैं, रिपोर्टिंग दे रहे हैं। अफजल जरा बताइएगा, हफ्ते की रात क्या पानी से आग बुझाई गई या केमिकल इसका इस्तेमाल भी किया गया था या दूसरे दिन किया गया था, हुआ क्या था? देखिए, जब भी केमिकल इस्तेमाल होता है तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि केमिकल का एक मखसूस झाग होता है जो कि बिल्डिंग मुतासिरा बिल्डिंग से होता हुआ नीचे ज़मीन पे जहाँ पर पानी नज़र आता है उस पर वो झाग हमें दिखाई देता है, और इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो है वो फॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है तो उस वक्त भी देखा जा सकता है कि फॉर्म आग बुझाने के लिए फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ सुबह 10 बजे तक जो है वो फॉर्म इस्तेमाल नहीं किया गया था। जिस जगह से मैं रिपोर्ट कर रहा था वहाँ पर जो फायर फाइटर्स थे वो महज पानी जो है वो बिल्डिंग के शगाफ या खिड़कियों से स्नॉर्कल के ज़रिए फेंक रहे थे, और फिर हमने मीडिया जी अफजल आप बताएं, आप कंटिन्यू करें। फिर उसके बाद जब हमने इस बात को बार बार जो है वो अपने बीपर्स में और ख़बरों में नशर करने किया है कि यहाँ पर जो है वो रिवायती तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ पानी का इस्तेमाल हो रहा है, फॉर्म इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इस आग को गुज़िश्ता रोज़ से ही तीसरे दर्जे की जब आग करार दे दिया गया है और इतनी बड़ी आग लगी है और इसके बारे में पता चल रहा है कि लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं, तो इसमें फॉर्म इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि फौरी तौर पर आग बुझ सके और उसके बाद लोगों को रेस्क्यू करने का काम शुरू हो सके। लेकिन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल उलट सूरत हाल थी और सिर्फ पानी इस्तेमाल किया जा रहा था खिड़कियों और शगाफ के ज़रिए, और ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी को पूरा कर रहे हैं, उनके पास सामान मौजूद नहीं था। ये तो एक सवाल है कि क्यों जब 3 दर्जे की आग करार दे दिया गया था तो फिर क्यों पहले ही दिन से जो है वो इसमें फॉर्म इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि पहले ही लम्हे में जो है वो फॉर्म इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए था, जिसके बाद ये आग पर ये काबू में आ जाती और उसके बाद आग को बुझाने के बाद लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया जाता है। लेकिन देखने में यही आया कि, और जो ताजरों ने भी बताया कि एक तो फायर ब्रिगेड जब आई तो उनके पास पानी की कमी थी और फिर पानी
پانی کی قلت ہونے کی وجہ سے آگ بجھانے کے عمل میں تعطل ہوا اور اس تعطل کے دوران جو ہے وہ آگ کی شدت بڑھتی چلی گئی. پہلے ایک دکان میں لگنے والی آگ کئی دکانوں میں لگ گئی اور پھر جو گراؤنڈ فلور میں لگی ہوئی آگ تھی وہ میزنائن فلور سے ٹاپ فلور تک چلی گئی. لیکن ہمایوں صاحب کا پوائنٹ آف ویو جان لیتے ہیں. ہمایوں صاحب, پہلی چیز تو یہ کہ پہلے دن پانی کا استعمال کیا گیا, فوم کا استعمال نہیں کیا گیا. دوسری چیز یہ کہ وہاں پہ جو متاثرہ لوگ تھے, دکاندار تھے, لواحقین تھے, وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آئیں تو ان میں پانی موجود نہیں تھا. تیسری چیز یہ کہ آپ کی ایک سنارکل بھی وہاں پر جا کے خراب ہوئی, اس سنارکل کا کیا ہوا, اس کو ہٹا دیا گیا ہے؟ جناب, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ فائر اینڈ سیفٹی جو ہے یہ ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے, اور فارم کا ذکر جو کر رہے ہیں افضل صاحب کہ فارم نہیں مارا گیا, کہ اس دن تو کوئی بندہ اندر آ ہی نہیں پا رہا تھا. رپورٹر حضرات سامنے مین روڈ پر کھڑے ہوئے تھے. اور دوسری چیز یہ کہ فارم کی لاجک یہ ہے کہ فارم جو کرتا ہے اسمگلنگ کرتا ہے, یعنی کہ چیزوں کو ڈھانپتا ہے, آکسیجن کٹ آف کرتا ہے. اور ہم نے جو ہے جس جگہ پر ان کے مقصد پرفیوم تھا, جس جگہ پہ پلاسٹک کا سامان تھا, اس جگہ پر فارم یوٹیلائز کیا جاتا ہے. وہ بی کلاس فائر کہلاتی ہے. اے کلاس فائر وہ ہوتی ہے جہاں پر پانی سے ہی ٹھنڈا کیا جاتا ہے, کیونکہ وہاں پر اس کی جو ہے لیول نہیں بنتا فارم کا. تو دونوں چیزیں کہنا کہ افضل صاحب کے کہ وہاں پر ہو میں بھی پاسبل ہے. افضل صاحب جہاں جس طرف کھڑے ہوئے ہوں وہاں پر جو ہے وہاں جھاگ نہ بن رہے ہوں, یا وہاں پر جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ افضل صاحب ٹھیک کہہ رہا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر موجود تھے اور بھی میڈیا کے نمائندگان موجود تھے. میں ایک چیز یہ جاننا چاہ رہی ہوں, دیکھیں ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا 2012 میں بلدیہ فیکٹری کا. بلدیہ فیکٹری کا واقعہ سانحے میں اس لیے تبدیل ہوا کہ وہاں پر دروازے بند تھے, اور اس کی ایک الگ کرمنل قسم کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے کہ وہ واقعہ ایک ڈیفرنٹ نوعیت سے اس وجہ سے سانحہ بنا کہ لوگ نہیں نکل سکے, لوگ ٹریپ ہو گئے تھے. یہاں پر راستے بند نہیں تھے, یہاں پہ راستے کھلے ہوئے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اتنے سالوں میں سیکھا کیا؟ تھوڑے دن پہلے آر جی مال میں آگ لگی تھی, ہم نے سیکھا کیا ہماری فائر فائٹرز ویل اکوپڈ ہیں؟ کیا ہمارے پاس مطلوبہ تعداد میں فائر ٹینڈرز ہیں؟ کیا ہمارے پاس آگ بجھانے کے آلات موجود ہیں؟ یہ آپ کو بتانا ہوگا, نہیں تو کل خدا نخواستہ ایک اور واقعہ ہوگا اور آپ آ کر اسی طرح ہمیں تعویلیں دے رہے ہوں گے. آپ کو بھی بتانا ہوگا کہ آپ کے ادارے کے پاس وسائل ہیں کہ نہیں تیسرے درجے کی آگ سے نمٹنے کے لیے. یہ ایک دیگر سوال ہے کہ جو اس وقت فائر ٹینڈرز ہیں یا جو فائر فائٹرز ہیں وہ موجودہ آبادی کے حساب سے کافی ہیں یا ناکافی ہیں. اور یہ ایک علیحدہ سوال ہے کہ لوگ ٹیکنیکل ہیں یا ان کے پاس فائر ایکوپمنٹس ہوتے ہیں جس کو پرسنل پروٹیکٹ ایکوپمنٹس کہتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پرسنل پروٹیکٹ ایکوپمنٹ بالکل ہوتے ہیں. اور جو ہے جہاں تک سوال ہے کہ یہ کیا فائر ٹینڈر اور اسٹاف کی نفری جو ہے وہ اس کراچی کے لیے کافی ہے, تو بالکل ناکافی ہے. کیونکہ ایکسپر اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ان کے پاس کتنے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں؟ جی میں بتا رہا ہوں. ہمارے پاس اس وقت 45 فائر ٹینڈرز ہیں, 8 سنارکلز ہیں, 2 باؤزرز ہیں اور دیگر جو 3 ریسکیو یونٹ ہیں. تو یہ ہمارا تقریباً 56 گاڑیاں ہیں ہمارے پاس جس وقت کراچی میں. مجھے ایک چیز اور بتا دیں ہمایوں صاحب, آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کے پاس جو گاڑیوں کی تعداد آپ نے بتائی ہے اس میں سے کتنی گاڑیاں ایسی ہیں جو کہ خراب ہیں اور مختلف جو گیریجز ہیں وہاں پر آپ لوگوں کے کھڑی ہیں, وہ کتنی ایسی ہیں جن کی ذریعے سے آپ اس طرح کی آگ پر قابو پانے کے لیے کام کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ پورے شہر سے فائر بریگیڈ کو جو ہے یہاں بھیج دیا گیا ہے, لیکن گاڑیاں 20 یا 22 ہی ہوتی ہیں جو یہاں پر کام کر رہی ہوتی ہیں. تو کیا جی بالکل, جو بھی اپنا آپ کا جو کہنا ہے کہ 20 سے 22 گاڑیاں کام کر رہی ہوتی ہیں, ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پورے شہر کی گاڑیاں نکال کے یہاں نہیں بھیج دیتے اور ہم ایک ایس او پی کے تحت جو ہے جس طریقے سے ایک ہمارا ہے لانڈی انڈسٹریٹ ایریا, ایک ہے ای پی زون فائر اسٹیشن, ایک ہے لانڈی فائر اسٹیشن, تو ہم یہاں سے 2 فائر اسٹیشن چوائس کرتے ہیں اور ایک اسٹیشن ان دونوں علاقوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اور ایسا اکثر آپ کے جو افضل صاحب اور میڈیا اینکرز ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بر وقت کراچی میں کئی جگہوں پر آگ لگی ہوتی ہے اور فائر
भी गेट की गाड़ियां और फायर फाइटर बुझाई भी गई है। ये मुझे बता दें, पानी था, क्योंकि इसकी शिकायत भी आ रही है कि जो फायर टेंडर आए उनमें से अक्सर के पास पानी नहीं था, किसी के पास डीजल नहीं था। पानी बिल्कुल था, आग पानी से ही बुझती है, और जब पानी की शॉर्टेज की कमी का सामना पड़ा तो फायर ब्रिगेड को तो फौरी तौर पर जो है वाटर बोर्ड से रब्ता किया, जिस पर वाटर बोर्ड के टैंकर्स जो है वहां पर आना शुरू हुए। जैसे मैंने बताया, पब्लिक बहुत ज्यादा थी, हमारी फायर की गाड़ियां भी जो है वहां पर अप्रोच नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो तमाशगीन थे, जो देखने वाले थे, उसको उनकी अब वो बाइकें खड़ी करके, कारें खड़ी करके ऐसे देख रहे थे जैसे शायद कोई मेला लगा हुआ है। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम का सामना हुआ। तो टैंकर भी इसी तरीके से जब हमारे पास आना शुरू हुए, जब इसका क्राउड कंट्रोल हुआ है और रूट्स जो हैं वो मखसूस कर दिए गए फायर टेंडर और अपना वाटर बोर्ड की गाड़ियों के लिए, तो ये चीजें फिर इजीली हो गई। और अब अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त भी हमारे फायर फाइटर वहां पर काम कर रहे हैं। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ मायो साहब, इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है गुल प्लाजा की? वहां पर आग बुझाई जा रही है, कूलिंग चल रही है, या वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है? इस वक्त वहां पर ये समझें कि 80% कूलिंग चल रही है, और 20% कहीं कहीं स्पॉट्स में अगर फायर है तो उसको बुझाया जा रहा है, और रेस्क्यू का अमल शुरू कर दिया है। और कल भी हमने वहां पर जो हमारी स्पेशल टीम है अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू, उन्होंने वहां पर रेस्क्यू करते हुए रात गए 3 बजे 4 लोगों को रेस्क्यू किया, बॉडीज को, और हॉस्पिटल रवाना कर दिया था। तो ये सिलसिला चल रहा है। सानिया जितना बड़ा होता है, टाइम भी उतना ही लगता है। और जिस तरीके से गुल प्लाजा है, अपना हैदरी मार्केट है, या लियाकताबाद है, या सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, आपने देखा होगा बाहर एक पथारे होते हैं। अगर माजी की बात करें तो माजी में जब हाई राइज बिल्डिंगों में 23-24 में काफी आगों का जब रेशो बढ़ा, तो फौरी तौर पर मेयर कराची मुर्तवा साहब ने आई चंद्रिया रोड, जी ठीक है, ये तो ज़ाहिर है पूरे कराची का मसला है। एक चीज़ मुझे बताइएगा, ज़ाहिर है आप बहुत सारी मुश्किलात भी हैं, ऐसा नहीं है, ज़ाहिर है एक हम इस पूरे बिल्डिंग की अगर मेले वकू की बात करें कि बाहर निकलने के रास्ते कितने थे, क्या अंदर सिचुएशन थी, 500 की दुकानों की गुंजाइश थी, फिर इसे बढ़ा कर जी 1200 दुकानें कर दी गई, 1500 से 2000 गज पे वाक़े। मुझे ये बताइएगा, इस सारी चीज़ों में आप लोगों को मुश्किल भी आई होगी, कहीं पर आप लोगों को ऐसा लगा कि अगर तो ये सूरत हाल होती, अगर तो ये चीज़ें होती तो ये आग पर काबू पाया जा सकता था? सीखा क्या इस वाक़े से हम? अब आपका मैंने सवाल तहम्मुल से सुना, मेरा जवाब भी आप तहम्मुल से सुने, तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा कि जैसे मैंने ये बताया कि पिछले 23 और 24 में हमने 3 इलाकों का अपना हाई राइज बिल्डिंग का सर्वे किया है, क्योंकि हाई राइज की बहुत ज़्यादा फायर्स हुई थी। तो उसका नतीजा ये निकला, 2025 में हमारे पास एक भी फायर 3 नंबर हाई राइज की नहीं निकली। और उसमें उसकी वजह ये थी कि हमने जब ऑडिट करके रिपोर्ट दी थी, लोगों ने उस पर इम्प्लीमेंट किया। इस मरतबा जितनी भी बड़ी फायर्स हुई हैं, या तो इस तरीके की मार्केट्स की हुई हैं, जैसे मैंने जिक्र किया है हैदरी मार्केट में भी फायर हुई थी, या क्योंकि इनके आगे पथारे लगे हुए थे, वो SOP को फॉलो नहीं करते। और अपना अगर हम इसकी सदर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में भी 4-5 बड़ी फायर्स हुई। अच्छा हुमायूं साहब, मैं थोड़ा सा ना मेरी बात तो कंप्लीट होने दें, मेरी बात तो जी मैं सवाल को आसान करके आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ, ताकि हमारे देखने वाले जी ठीक है, टेक योर टाइम, ओके फाइन। यस तो उसमें कोऑपरेटिव मार्केट में भी लगी, तो उस वक्त भी मकसद वहां पर जिस तरीके का कुंडा सिस्टम लगा हुआ है और जो पथारे होते हैं उनको लाइटें दी भी होती हैं, तो हमने बाकायदा वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के जो अपना इज्जत माप सदर हैं रिजवान साहब, उन्हें भी हमने समझाया। और यहाँ गुल प्लाजा पे भी बड़ी कोशिश की हमने। आज से 1 महीने पहले भी यहाँ पर बहुत बड़ी फायर हुई थी 5वें फ्लोर पे गुल प्लाजा के सामने, और वो विदिन 4 से 5 घंटे में बुझा दी गई थी। तो कहने का मकसद ये है, मेरा बात को शॉर्ट करूं, कि अगर हम अपनी SOPs को फॉलो करें, जहां हम इतने बड़े बड़े कारोबार करते हैं वहां एग्जिट डोर भी रखें, वहां पर ये जो ग्रिल सिस्टम है जो RJ मॉल पे था, जो बल्दिया टाउन फैक्ट्री पे था, जो मेहरान टाउन पे था, इस ग्रिल सिस्टम को खत्म करें। और अभी भी जो हमने अपना जो ये बॉडीज रिकवर किए 6 बॉडीज, तो वो भी हमने ग्रिल तोड़ के अंदर गए। ग्रिल लगाने का लॉजिक इनका ये होता है कि अंदर इनके बच्चे जो ये डेली डिश पे रखते हैं, वो कोई कपड़ा उठा के बाहर ना फेंक दें,
उनका कहना ये होता है कि माल ना चोरी हो जाए। तो जिंदगी से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है, अपनी चीजों को बेहतर किया जाए, अपने सिस्टम को बेहतर किया जाए, तो मैं समझता हूँ इस तरीके के वाकयात भी नहीं होंगे। ठीक है हुमायूं साहब, आप कह रहे हैं इस तरह के वाकयात नहीं होंगे। मैं जो आपसे जानना चाह रही थी, जब इस तरह की आग लगती है, ज़ाहिर है डिफरेंट SOPs होते हैं, आपने क्या महसूस किया कि किन चीज़ों की कमी थी, क्या होना चाहिए था तो इस आग पर जल्दी काबू पाया जा सकता था? वही मैंने बयान किया। अगर आपने मेरा जवाब सुना कि अगर SOPs को फॉलो किया जाता, आगे ये पथारे नहीं होते, फायर ब्रिगेड वालों को आपकी जिम्मेदारियों की बात कर रही हूँ एज फायर फाइटर, आप लोगों की ज़ाहिर है बहुत अहम जिम्मेदारी है इक्विपमेंट के लिहाज से। अगर चले ये इंसिडेंट हो भी गया था, इनका काम था फौरी तौर पे जगह को कर्टन ऑफ किया जाता, फायर टेंडर्स को स्पेस दी जाती, वहां पर एक दूसरे हर दुकानदार ये चाह रहा था जो फायर टेंडर पहले आ गए, उसका मकसद ये होता था ये इससे पाइप छीन के मैं अपनी दुकान में ले जाऊं। अच्छा। दूसरा का ये होता था मैं इससे पाइप छीन के अपनी दुकान में ले जाऊं। तो इन चीजों से बहुत ज्यादा टाइम बाट होता है और फायर फाइटर को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर खुदा न खास्ते इस तरीके का वाकयात भी हो जाता है तो वहाँ की मैनेजमेंट को चाहिए फौरी तौर पे कर्टन ऑफ करे, फायर की गाड़ियों को के लिए रास्ते को हमवार करे और जो एम्बुलेंसेस आ रही हैं उनके रूट्स अलग रखें। साहब आप शायद हमारा सवाल समझ नहीं पाए, जानना ये चाह रहे हैं कि क्या इक्विपमेंट लैक कर रहे हैं आप लोग, या आपको लगता है कि इस तरह की सिचुएशन से 3rd डिग्री फायर से निपटने के लिए पूरा इक्विपमेंट आप लोगों के पास मौजूद है? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा आग जो है वो ये इसके 5 दर्जे होते हैं ना, A क्लास, B क्लास, और हर आग को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट भी अलग ही है। किसी को फोम से बुझाया जाता है, किसी को पानी से बुझाया जाता है, और किसी को जिस तरीके से मकसद है यानी कि बारूद की आग होती है जो कि D क्लास होती है, वहां पर भी हमारी कोशिश होती है पाउडर, ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करें। तो ये सब चीजें मकसद मैंने जैसे कहा ये टेक्निकल एक वो है। अब जब तीसरे दर्जे की इस कदर बड़ी मैंने डिक्लेयर किया इसको तीसरा दर्जा, उसका मकसद यही था कि तमाम इदारे, तमाम रिसोर्सेज को तीसरे दर्जे की डेफिनेशन भी बयान कर दूं। तीसरे दर्जे की डेफिनेशन यही होती है कि यही नहीं होती हमने पूरी कराची से सारी गाड़ियां बुला दी, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि वजीर आला, गवर्नर साहब अपना सब तक एक मैसेज चली जाए कि ये एक बड़ा सानिया है और जो भी रिसोर्सेज हैं वो फौरी तौर पर, चाहे पानी, वाटर बोर्ड है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी वहां से डिस्कनेक्ट करनी है, तो तमाम लोग एक पेज पर ऑन बोर्ड हो जाए। और आप सही कह रहे हैं कि जाहिर है ये मैसेज जाना जरूरी था। आपके अपने हमारे फायर फाइटर भाई भी इसमें शहीद भी हुए का हमने देखा कि इस तरह की सूरत हाल में, और हमारे 34 लोग शहीद हो चुके हैं जो माशाल्लाह से इनमें तमगा शुजात भी हैं, और वो सब जो है यानी कि लोगों की जान बचाते हुए, उनकी प्रॉपर्टी बचाते हुए शहीद हुए। अभी ये जो फुरकान शहीद हुए हैं, इनके फादर भी शहीद थे। इनका जज्बा जो अगर इनके अंदर खौफ होता तो ये आग के अंदर नहीं जाते। लोगों का ये कहना फायर फाइटर अंदर नहीं जा रहा था तो ये बाहर किसी फुटपाथ पे बैठा हुआ शहीद नहीं हो गया। लोगों का ये कहना कि फायर फाइटर अंदर नहीं जा रहा था, हम उनकी ब्रेवरी पे, हम उनकी शुजात पे, उनके जज्बे पे कोई शक नहीं कर रहा। आप लोगों का जो काम है, जाहिर है आप लोगों ने जिंदगी बचानी है, खतरों से खेलना है, अपनी जान हथेली पर रख के जाते हैं। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि क्या आप लोग वेल इक्विप्ड हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर वसाइल की कमी की वजह से मासूम जाने चली जाती हैं। हमारे जो फायर फाइटर भाई हैं, क्या वो वेल इक्विप्ड थे, क्या उनके पास फायर सेफ्टी गैजेट किट मौजूद थी? हम सिर्फ ये सवाल जानना चाह रहे थे। क्या आपको ज़रूरत है इन फ्यूचर इन चीज़ों की, इन वसाइल की, ताकि आज के साने के बाद हम चीज़ों को कहते हैं ना नए सिरे से अपडेट करें, अपग्रेड करें? जी जी बिल्कुल। जिद्दत यानी कि जिस तरीके से इंसान अपने कारोबार में तरक्की कर रहा है, अपनी साइंस में तरक्की कर रहा है, जहाँ पर यानी कि कल स्नॉर्कल्स, अगर हमारे पास इस वक्त 106 मीटर स्नॉर्कल्स है जो 30 मंजिल है, लेकिन अभी यहाँ पे जो हाई राइज हैं वो उससे भी ऊपर जा चुकी हैं। तो जिस तरीके से इंसान तरक्की करता है वैसे ही सेफ्टी भी तरक्की करती है, तब जाके दोनों का यानी कि इक्वलिटी होती है। और वो चीजें को भी SOP के जरिए जब फायर एंड सेफ्टी के हवाले से उनको जो बिल्डिंग्स होती हैं या जो गोदाम्स होते हैं या जो बाजार होते हैं, उनको जो उस पे यानी कि सबसे पहले अगर जो कारोबार करता है वो फायर एंड सेफ्टी को अगर मद्देनजर रखे तो मैं समझता हूँ ऐसे वाक़या नहीं होंगे। और आपको एक चीज़ और मैं बताऊँ कि ये जो आग की इत्तला है हमें 16 में मिली है, और इसके बाकायदा जब
लोगों का कहना आसान होता है, लेकिन टेक्निक इस वक्त जदीद दौर है. जिसने फोन किया अब्दुल समद, उनका कॉलर का नंबर, वो मुश्किल से 15 साल का बच्चा है. अच्छा. जिसने कॉल की है 15 साल का बच्चा है. उसका स्क्रीन शूट मेरे पास मौजूद है. उसको मैंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया. ये कह देना बहुत मुश्किल है कि बहुत लेट आया, ये है भाई, इन्होंने किसी ने इत्तला ही नहीं दी है. उस समझ जो बच्चा था 15 साल का, उसने इत्तला दी है जी. इससे अंदाजा हो रहा है कि वगैरह सब चीजें मौजूद हैं ऑन द रिकॉर्ड. बिल्कुल. बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुमायूं साहब, आपसे बड़ी डिटेल बात हुई और इस सारी गुफ्तगू को जानने का मकसद ये था कि रिस्पांस टाइम क्या था, कितनी गाड़ियां एंगेज हुई, क्या हुआ, क्यों इतनी देर आग लगी रही, क्या ये वेल इक्विप्ड नहीं है. और एक बात जो उन्होंने आखिर में बताई, एक 15 साल के बच्चे ने कॉल करके बताया कि आग लगी हुई है. आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारी सिविक ड्यूटी कहाँ है. हम एज शहरी कहीं पर गटर का ढक्कन नहीं देखते तो हम बताते नहीं हैं इदारों के जी यहाँ पर आके ढक्कन लगा दें. आजकल तो ज़माना है मोबाइल से वीडियो बनाएं, पिक्चर बनाएं, टैग करें आप गवर्नमेंट के इदारों को और फिर बताएं कि जी मैंने तो आपको बता दिया था. लेकिन यहाँ पर एक 15 साल का बच्चा बता रहा है आग लगा है, उसको शऊर है, लेकिन हम बड़े क्या कर रहे थे उस सारी सूरत हाल में. ये सोचने की बात है. बिल्कुल. जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद. स्टे देयर विद अस. वेलकम बैक जनाब. और हम बात करें गुल प्लाजा आतिश ज़दगी केस के हवाले से. उसके ऊपर लोग बड़े गम और गुस्से में हैं. कोई कह रहा है कि मेयर साहब लेट आए, कोई बता रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेट पहुंची. कौन कब कहां किस वक्त पहुंचा? वज़ीर आला 20 घंटे बाद पहुंचे और मेयर साहब 23 घंटे बाद पहुंचे. जी, तो जान लेते हैं हमारे तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा मौजूद हैं. सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला. लोग शदीद गम गुस्से में हैं. ये जानना चाहते हैं कि मेयर साहब लेट पहुंचे, 23 घंटे बाद पहुंचे, क्यों इतनी ताखीर हो गई मेयर साहब को आते आते? थैंक यू वेरी मच. देखिए, लोग बिल्कुल गम गुस्से में हैं. उनका कारोबारी वहाँ लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, लोगों की जानें चली गई हैं. मेयर साहब की ताख़ीर इसलिए थी कि मेयर साहब कराची में मौजूद नहीं थे. मेयर साहब कराची से बाहर थे और ये वाक़या क्योंकि रात में पेश आया, उन्होंने कोशिश की, जो उनको फर्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट थी उस पे वो कराची पहुँचे हैं और फिर जाए वो का पे. लेकिन केएमसी का अमला, एमसी, वाटर बोर्ड के एमडी जो थे वो ऑन स्पॉट मौजूद थे. इंतज़ामिया जो मेयर साहब के अंडर थी वो हाई अलर्ट पे थी, वो मकाम पे मौजूद थी. जाहिर सी बात है, जिसका नुकसान हुआ है उसको गुस्सा आता है और उन ताजरों को गुस्सा था. इतनी सी तो बात नहीं कहनी चाहिए. गुस्सा उनका बजा है, नुकसान हुआ है. लेकिन देखें ना, मुझे तो ये बात नहीं पता थी, अभी आपके शो की वजह से पता चली कि इतना शोर कर रहे हैं हुकूमत पे. बिल्कुल सही है, अहम तरीन जिम्मेदारी कल मेयर साहब पहुंचे तो उनके खिलाफ भी वहाँ पर नारेबाजी की गई. इसके अलावा आप कह रही हैं कि मेयर साहब नहीं थे, इस्लामाबाद में थे, फर्स्ट फ्लाइट पकड़ कर आए, उस पर भी उन्हें 23 घंटे लग गए. दूसरे में ये जानना चाह रही, वजीर आला भी 20 घंटे बाद पहुंचे, तो काफ़ी मसरूफ़ हमें गवर्नमेंट नज़र आई. लेकिन मुझे ये बताइएगा सादिया कि नुकसान के बारे में अभी तक क्या अंदाज़ा लगाया गया है? ज़ाहिर है आप लोगों के पास नंबर्स होंगे, और ये जो मसाइल आए कि जी फायर ब्रिगेड देर से पहुंची, पानी नहीं था, वेल इक्विप्ड नहीं थे, इसके वाले से क्या कहना चाहेंगी आप? देखें, ये फायर फाइटर्स और रेस्क्यू के अमले के साथ में और आप और ताजिर बरादरी ज्यादती करेगी. अभी आपका मैं शो देख रही थी, उन्होंने कहा एक 15 साल के बच्चे ने फोन करके इत्तला दी. मतलब मैं हैरान हूँ, इतनी बड़ी मार्केट थी, किसी को ख्याल नहीं आया. 10:26 कर रही हैं आपने वो पॉइंट जो आपको सपोर्ट करता हो, वो ठीक है, ये अलग बात है, इसमें हम अलग से बात कर सकते हैं कि हमारा सिविक सेंस कहाँ है. लेकिन जाहिर है वहाँ पे लोग पैनिक कर गए हों. उस बच्चे के बाद भी हो सकता है लोगों ने कॉल की हो, लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा, उसके बाद क्या वो वेल इक्विप्ड थे? आप कह सकती हैं वो शौक से? जी, देखें, वो वेल इक्विप्ड थे, ऐसी बात नहीं है.
जाहिर सी बात है जदीद से जदीद तरीके फायर फाइटिंग के आ रहे हैं, लेकिन ये कहना कि जी कराची की फायर फाइटिंग के पास निज़ाम नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, ये गलत है। उनके पास इक्विपमेंट है, उनको मजीद इक्विप्ड करने की ज़रूरत है। मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर रही। कराची शहर के हिसाब से फायर टेंडर्स कम है, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करी, लेकिन वो वहाँ पहुंचे। 3.5 करोड़ की आबादी के लिए कराची में कितने फायर टेंडर्स मौजूद हैं? 45 फायर टेंडर्स हैं, 24 वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन कम है। कम से कम भी इस शहर की जो आबादी और नंबर्स हैं उसके हिसाब से 200 के करीब इस शहर में फायर टेंडर्स होने चाहिए। मैं इस बात से इनकार ही नहीं करी कि नहीं इस शहर की आबादी के हिसाब से, लेकिन नहीं ये कहा जाए कि जो निज़ाम मौजूद है वो नाकारा है, वो कारामद नहीं है, वो ये बात मैं नहीं आपकी मानूंगी। उसी निज़ाम ने उस आग को बुझाया है। 3रे दर्जे की आग लगी थी उस बिल्डिंग में। अभी भी 80% जो है वो सिर्फ कूलिंग का अमल शुरू हुआ है, बाकी आग लगी हुई अभी भी लगी हुई है वहाँ पर, मुकम्मल तौर पे नहीं। और ये सिर्फ 4 मंजिला इमारत है। कराची में इससे भी ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग है, 9 मंजिला इमारत मौजूद है यहाँ पर। जी बिल्कुल। उनको और मजीद बेहतर इक्विप्ड करने की जरूरत है। दूसरा जो पानी के टैंकर्स की बात है कि वो देर से पहुंचे, पानी का वहाँ बीच में, ठीक है, हंगामी तौर पर बुनियादों पर इन चीज़ों को वेल इक्विप करने की ज़रूरत है, जदीद करने की ज़रूरत है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को अपना किरदार अदा करना होगा, देखना होगा जाके जी फायर अलार्म सिस्टम, एग्जिट रास्ते ये सब मौजूद हैं कि नहीं, और इसके लिए मेंटेनेंस के पैसे तो मांगे जाते हैं लेकिन इन पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन, और हम बात कर रहे हैं सानिया गुल प्लाजा के हवाले से। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जलती हुई, ये तमाम तर हालात और वाक़यात हम आपके सामने रख रहे हैं। ये आप देखें, ये जो बिल्डिंग जल रही है, फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा है, फायर टेंडर पहुंचा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम यही देखते रहेंगे कि ये जो मासूम बच्चे हैं इनकी अब ये अपने माँ बाप से बिछड़ जाएंगे, या माँ बाप जो हैं बच्चों से महरूम हो जाएंगे, कोई यतीम हो जाएगा, कोई बेवा हो जाएगी, किसी का सुहाग उजड़ जाएगा और उम्र भर की जमा पूंजी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आप मुझे बताइए, ये बिल्डिंग नहीं जल रही है, ये बिल्डिंग में आग नहीं लगी है, ये लोगों की जिंदगियां जल रही हैं। और ये एक बार वाकया नहीं हुआ, ये कई बार वाकया हुआ है, हम कई बार रिपोर्ट कर चुके हैं। 2012 में हुआ था सानिया बल्दिया वाला वाकया, 14 साल गुजर गए। क्या सीखा हमने? क्या हमने अपने आप को वेल इक्विप्ड किया? क्या हमने जिद्दत लेकर आए? क्या हमने सीखा कि फायर अलार्म सिस्टम क्या चीज़ होती है, फायर एक्सटिंग्विशर क्या चीज़ होता है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये एक छोटी सी चीज़ है, इसको कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, छोटी सी डिवाइस है। हमने इसकी आदत नहीं डाली, आज के दिन तक नहीं डाली, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ये ना हमारे घरों में है, ना हमारी गाड़ियों में है, ना हमारे दफ्तरों में है, ना हमारी दुकानों में है। और आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं कि ये इमारत नहीं जल रही, ये लोगों की जिंदगियां जल रही हैं, लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी जल रही है। 1200 दुकानें थी, लोगों की ख्वाहिशात थी, लोगों की जिंदगी भर की कमाइयां थी जो जल के राख हो गई। और कब तक? एक ही छोटी सी डिवाइस है, इसको इस्तेमाल करना कुछ मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। छोटा सा शोला अगर कहीं पर भड़के तो ये उसको फौरी तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने इसकी आदत नहीं डाली। एंड दिस इज पोर्टेबल, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि देखें, जब आग लगती है तो आग फैलती कैसे है, क्या होता है। गुल प्लाजा जो कि इम्पोर्टेड और लोकल आइटम्स के लिए माना जाता था, वहां पर हुआ क्या, ये हमें बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ खान। जी आसिफ। जी बिल्कुल, इस वक्त हम उस मुकाम पर मौजूद हैं जहां पर आग लगी थी, और ये है कराची का अहम तिजारती मरकज़, बल्कि था गुल प्लाजा। हफ्ते की रात को यहाँ पर तकरीबन 10:30 बजे के करीब ये आग लगी। आग ने देखते ही देखते शिद्दत अख्तियार करी। ये आग ग्राउंड फ्लोर पे लगी थी, पूरे फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया, बल्कि पूरे गुल प्लाजा को अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त जो गुल प्लाजा की सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट से, एग्जिट गेट से, लेकिन वो अब तमाम मलबे का ढेर बन चुके हैं। ये अकबी हिस्सा है। अब यहाँ से जो हैवी मशीनरीज हैं उनकी मदद से ये मलबा हटाया जा रहा है। इस पर कहा जा रहा है कि अंदर भी
यानी जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें अभी भी आग लगी हुई है। ये वो मुकाम है जहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। इसके साथ मैं आपको मजीद दिखाता हूँ। अगर आप एम ए जिन्ना रोड से अंदर की जाने आते हैं तो ये जो है वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट था जहाँ से बेसमेंट में भी जाते थे। ये गेट नंबर 2 है। इस वक्त जो है वो ये हिस्सा इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया गया है। यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड का अमला है उसने भी अपना काम इस मुकाम पर रोक दिया है, क्योंकि फायर ब्रिगेड का अमला जिस वक्त यहाँ पर काम कर रहा था बिल्डिंग में से आवाज़ें आई अंदर से, और उसके बाद फिर उनको ये कहा गया कि किसी भी वक्त ये बिल्डिंग जो है कोलैप्स हो सकती है, गिर सकती है, बिल्डिंग का ये हिस्सा भी गिर सकता है। और ये इस वक्त जो दीगर इसके मंजिलें हैं, दीगर इसके फ्लोर्स हैं, उनकी सूरत हाल है। इसको भी इंतहाई ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। यहाँ से तो कहा जा रहा है कि लोगों को भी मना किया जा रहा है कि वो यहाँ से नहीं गुजरें, क्योंकि अब से कुछ देर कबल यहाँ बहुत तेज़ एक आवाज़ आई थी, अंदर कोई पिलर वगैरह गिरा था जिसकी आवाज़ आई थी। तो कहा जा रहा है कि अंदर जो है इसके कुछ हिस्से गिर रहे हैं और ये जो है बिल्डिंग भी किसी भी वक्त मुनदम हो सकती है। 65 से ज़ायद अफराद के जो अहले खाना हैं उन्होंने 65 अफराद के गुमशुदा होने की जो है वो इत्तलात दी हैं यहाँ पर, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि 60 से ज़ायद अफराद जो हैं वो अब भी लापता हैं, अब भी इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीच में दरार भी पड़ी हुई है इस पूरी बिल्डिंग में, और ये बिल्डिंग भी इंतहाई खस्ता हालत हो गई है, इंतहाई ख़तरनाक है। किसी भी ये वक्त जो ये बिल्डिंग है ये कोलैप्स हो सकती है। अब आगे जो है वो स्नार्कल की जानिब से यहाँ पर काम किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त ऊपर 2nd फ्लोर कहा जा रहा है कि इसके ऊपर जो है वो इस वक्त भी ऊपर के फ्लोर पे आग लगी हुई है और आग के शोले जो है वो बज़ाहिर तौर पे देखे जा सकते हैं। तो ये सूरत हाल है। ये कराची का अहम कारोबारी तिजारती मरकज़ था गुल प्लाजा, जो इस वक्त तबाहाली का शिकार है। पूरा गुल प्लाजा जो है वो इससे मुतासिर हुआ। ये तमाम तर खिलौने वगैरह हैं इस वक्त जो यहाँ पर लोगों ने अपनी दुकानों से लेके, और फिर यहाँ पर जो कुछ ये थोड़ा सा बचा हुआ माल है जो इनका यहाँ पर इस वक्त रखा हुआ है, ये साइड पे रखा है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अब फायर ब्रिगेड के अमले ने जो बैक साइड है वहाँ से काम रोका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इनका ये कहना है कि अगर यहाँ से फायर फाइटिंग की जाएगी तो ये इमारत जो है, जो हिस्सा इमारत का बचा हुआ है वो भी ज़मीनबोस हो सकता है और मज़ीद नुकसान का अंदेशा है। तो आपने अंदाज़ा लगाया संगीनी क्या है, और जब हम ये बता रहे हैं कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है अगर ये 1 से 2 से 3-4 दुकानों के पास भी होता और जिस वक्त आग लगी थी फौरी इसका इस्तेमाल हो जाता तो ये आग उस तरीके से नहीं फैलती। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हम हर सर्दियों में दिसंबर जनवरी में इस तरह के वाक़यात बहुत होते हैं। पिछले कुछ साल पहले हमने आरजे मॉल के बारे में आपको बताया था कि कैसे वहाँ पर आग लगी थी और वही जो फ्लॉज नज़र आए थे, एग्जिट के रास्ते नहीं थे, फायर अलार्म सिस्टम नहीं था, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे और वहाँ पर लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। तो दम घुट के कुछ लोग मर गए, कुछ लोग बेचारे जल कर मर गए। रिम्पा मॉल में 2 दफा आग लगी, जो बल्दिया टाउन फैक्ट्री सानिया तसद्दुफ। मसला वहाँ पर अलमिया ये है कि जो कराची की बिल्डिंग्स हैं, मसला प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि उनकी जो खिड़कियां हैं उनके ऊपर ग्रिल्स लगी होती हैं। तो आप समझें कि वो ग्रिल्स के अंदर इमारत मौजूद है। और हर वाक़े के बाद इंस्पेक्शन होता है, बताया जाता है जी कराची की इतनी बिल्डिंग्स जो है ना वहाँ पर वो वेल इक्विप्ड नहीं है, वहाँ पर फायर अलार्म सिस्टम नहीं है, लेकिन उसके बाद होता कुछ नहीं है, वो बिल्डिंग्स वैसे ही रहती हैं। मैं आपको स्टैट्स बताता हूँ सदफ। 3 अहम शाहराहों पर कराची की 266 बिल्डिंग्स में से सिर्फ 6 बिल्डिंग्स के अंदर फायर एक्सटिंग्विशिंग इकदामात मौजूद है, बाकी सब बिल्डिंग्स जो है वो टिकिंग टाइम बॉम्ब है। अच्छा, हम सिर्फ मसाइल पर बात नहीं करते, हम कुछ सोल्यूशन की तरफ भी बढ़ते हैं। और देखें अब जदीद दौर है, एआई का दौर है, बहुत कुछ एआई से किया जा रहा है, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, गैजेट्स मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके हम बहुत कुछ जो है ना खौफनाक हादसा बनने से चीज़ों को रोक सकते हैं। ये हमने दिखाया आपको फायर एक्सटिंग्विशर जो सबके घरों में, सबकी गाड़ियों में, सबकी दुकानों में होना चाहिए। पोर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। इसे कहते हैं जी फायर एक्सटिंग्विशर बॉल। ये बॉल जब आग लगती है तो ज़मीन पर फेंकते हैं। इसके अंदर एक पाउडर होता है, कुछ ऐसे महलूल होता है जो फौरी तौर पर जो इनिशियल आग लगती है उसको बुझाने में मदद देता है। तो ये बॉल जो है इसके अंदर पानी भी है, ये ज़मीन पर गिरती है, फटती है और फिर वो पानी जो है वो आग को बुझाने में मदद देता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप अपने साथ रख सकते हैं, अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, अपनी दुकानों में, अपने घरों में। फायर अलार्म सिस्टम लगा सकते हैं जो डिटेक्ट कर लेता है स्मोक को। जैसे ही धुआं उठता है वो स्मोक को डिटेक्ट कर लेता है और अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं और लोगों को एक टाइम मिल जाता है बाहर निकलने का। अच्छा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में कराची में जब आग लगती है किसी इमारत के अंदर तो वो एक चिंगारी से आग लगती है, वो एक शोले से आग लगती है। बहुत कम केसेस ऐसे जहां पर कोई धमाका हो गया, एकदम से आग लग गई। तो उस शोले से लगी, फिर एक दुकान में लगी, फिर 2 दुकानों में, फिर 3 दुकानों में, फिर वो एक पूरे फ्लोर पर लगी, फिर फ्लोर से वो फ्लोर्स पे चेंज हुई।
تو ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ. یہ کچھ اسمارٹ جدید آلات ہیں جن سے آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور بھی اس کی بہت سے طریقہ کار ہیں, بہت سی ریسکیو کی اس کی ٹیکنیکس ہیں. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں فائر پروٹیکشن آفیسر طارق معین صاحب اور صدر فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن آف پاکستان قمر وسیم صاحب. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے, کراچی میں نے جیسے ذکر کیا کچھ اسٹیٹس کا, 266 میں سے صرف 6 بلڈنگز ایسی ہیں جہاں پر فائر ایکسٹنگوشنگ جو پراپر سسٹم ہے وہ موجود ہے. یہ جو چیزیں سر یہ ہم اپنے گھر سے لے کے نہیں آئے, یہ ہم نے ابھی آفس سے ہی پکنی ہے باہر سے, کیونکہ ہمارے آفس میں یہ موجود ہے. ڈو یو تھنک کہ ایوری کارپوریٹ ہیز اے رسپانسبلٹی کہ اپنی کارپوریٹ بلڈنگ کے اندر یہ جو فائر ایکسٹنگوشنگ اکوپمنٹس ہیں وہ موجود ہونے چاہیے؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا, ضرور ہونے چاہیے. ایوری کارپوریٹ ہیز دی رسپانسبلٹی. اور کارپوریٹ سے اگر ہم اس لفظ کو تھوڑا سا آگے بھی دیکھیں تو جو کارپوریٹ سیکٹر ہے ملٹی نیشنلز ہیں, ان کے آفیسز میں, ان کی بلڈنگز میں, ان کی فیکٹریز میں, ان کے کارخانوں میں یہ ساری چیزیں اسٹینڈرڈ کے مطابق موجود ہیں. وہاں ڈیٹیکشن بھی ہے, الارم بھی ہے, ایکسٹنگشر بھی ہے, ہوزریل بھی ہے, ہائیڈرینٹ بھی ہے, ایویکویشن ڈرل بھی ہو رہی ہے, فائر فائٹنگ ڈرل بھی. لیکن اس گل پلازا جیسے مالز میں نہیں. میں وہ اس کا تو میں نے کہا ملٹی نیشنل جن کو کہ مانیٹرنگ سپرویژن باہر سے ہو رہی ہے, ان کی جو پرنسپل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں رکھو, نہیں تو فائن ہوگا, ہم نہیں آپ سے کام کر. اچھا اب ہمارے لوکل معاملہ ہے, لوکل ہم ہیں رحم و کرم پہ اپنی مقامی انتظامیہ کے, اور مقامی انتظامیہ سیریس نہیں ہے یا ان کی پرائرٹی نہیں ہے. ریزنز میں بی ڈفرینٹ, وی کین ڈسکس, بٹ گراؤنڈ ریئلٹی از دیٹ our local management, local governments اور the provincials, they are least interested in implement. اس پہ ہم آئیں گے. ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں ہماری کیا ذمہ داری ہے. اگر ایک دکان جس میں کہا گیا جی پھولوں, آرٹیفیشل پھولوں کی دکان تھی, کسی ایک چیز میں آگ لگی ہوگی, پھر وہ پھیلی, انیشیلی کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے شروع کیا, ذمہ داری بالکل ہماری یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے گھر میں ایک فرسٹ ایڈ باکس رکھتے ہیں, دوائی کا ایک ڈبہ رکھتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے فائر ایکسٹنگوشر رکھنا یا دکان میں ہر حالت میں ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ مسٹ ہے. اب اس کو مسٹ بنانے کے لیے یا تو قانون کی عملداری ہو جیسے طارق صاحب نے فرمایا, یا مجھے بھی کم سے کم سوچنا ہوگا. میں تو آپ کی بات کو اور آگے لے جاؤں گا کہ اگر ایک مال ہے, کوئی بھی مال ہے, وہاں کروڑوں کا اور اربوں کا کاروبار ہو رہا ہے, غریب لوگ نہیں ہیں لیکن اور سب پڑھے لکھے ہیں, شاید سب بہت ساروں کے بچے باہر پڑھ رہے ہوں گے. کیا یہ شعور ہم نہیں رکھتے کہ یہ جو بجلی کے تار یہاں پر لٹک رہے ہیں کبھی بھی شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ہم شعور نہیں رکھتے کہ ہمارے پاس جو سامان ہے وہ پلاسٹک کے برتنوں کا وہ سامان ہے جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور کیا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہاں کسی وقت بھی آگ لگ سکتی ہے, اور ہمیں کچھ نہ کچھ یہاں پر ایک انتظام کرنا چاہیے. دونوں باتیں ہیں, تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. کس کی ذمہ داری, بیسکلی کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں میں آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو ناظرین کو بھی پتہ ہونی چاہیے. 2017 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے فائر بلڈنگ کوڈز بنائے اور ان کا اجرا کر دیا. ٹھیک ہے, ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فائر بلڈنگ کوڈ آف پاکستان. اس کے اندر بالکل تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ گھروں میں کیا لگانا ہے, مالز میں کیا لگانا ہے, ملٹی نیشنل ہو یا آپ کی جو ہائی رائز ریزیڈنس ہوتی ہیں ان میں سب چیز لکھی ہوئی ہے. اس پر عمل درآمد متعلقہ اداروں کا کام ہے جس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سب سے پہلے آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب سنیے مزے کی بات, اس قانون کی روح سے کسی بھی بلڈنگ کو بنانے کے لیے نقشہ پاس ہونا ہی نہیں چاہیے اگر اس نقشے میں یہ سارے فائر بلڈنگ کنٹرول کے لوازمات نہ ہوں. آئرونیکلی اسپیکنگ کل میں سن رہی تھی ایک صاحب فرما رہے تھے 1995 میں بلڈنگ بنی تھی, تب یہ سسٹم نہیں تھا, تب ایسے انسپیکشن نہیں ہوتی تھی. تو بھائی بعد میں بھی تو چیزیں کی جا سکتی ہیں, بعد میں بھی تو اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں نئی اور پرانی بلڈنگ کا سوال نہیں, وہ تو پھر مخدوش والے آپ اس میں زمرے میں چلے جائیں گے. بات ہو رہی ہے سیفٹی کی, پرانی ہو یا نئی ہو, سیفٹی کے آلات ہر بلڈنگ میں لگ سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ نقشہ جب بنتا ہے اس وقت وہ پاس ہی نہیں ہونا چاہیے. پاس کیسے ہو رہے ہیں نقشے, بلڈنگیں بن کیسے رہی ہیں بغیر اس کے؟ بات تو یہ ہو رہی ہے نا. اچھا چلے بلڈنگ بن گئی, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں سول ڈیفنس بھی ہے, بلڈنگ اتھارٹی بھی ہے.
जिनका काम ये है कि वो इंस्पेक्शन करें और ये देखें कि सारे आलात वहाँ लगे हुए कि नहीं। फायर एक्सटिंग्विशर तो छोटी सी चीज़ है ना, पूरा फायर का एक निज़ाम है, ये पूरी साइंस है, ठीक है ना। वहाँ पूरा एक इंतज़ाम होता है, स्प्रिंकलर लगे होते हैं, फायर वो स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं जो इन चीज़ों को फ़ौरन पकड़ के खुद ब खुद आग बुझाने के लिए एक पूरा पानी का छत से लेकर जो टंकी से वो बराह रास्त एक सेपरेट सिस्टम होता है। तो ये देखें यहाँ पर चूंकि आपके बिल्डिंग कोड्स में अमल दरामद नहीं हो रहा, जो नई बन रही हैं उसमें ज़्यादातर नहीं है, जो बनी हुई है वो नहीं है। जो आपने फरमाया ना कि हमें 266 पिछली जो आग लगी थी, गवर्नमेंट ने सर्वे किया था, तो ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये कंटिन्यूड। अच्छा, इसमें जो दूसरे ममालिक हैं, फायर इंजीनियरिंग ब्यूरो होता है, फायर इंस्पेक्शन ब्यूरो होता है, हमारे यहाँ हम रिएक्टिव हैं कि हमने फायर ब्रिगेड बना लिया है, मुनासिब तादाद में नहीं बहरहाल है, लेकिन हमारे यहाँ फायर प्रिवेंशन का सिस्टम 2 लेवल पे, एक जैसे कंवर साहब ने कहा कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जब नक्शा बन रहा है, अच्छा उसके बाद क्या, अब गुल सेंटर की अगर हम मिसाल लें, आपने एक सवाल किया था कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या, तो इसमें जिम्मेदारी दोनों की है, लेकिन अगर हम एज देंगे तो 51% गवर्नमेंट की है या 95% गवर्नमेंट, ज़्यादा गवर्नमेंट। अच्छा, अब यह है कि हमें खुद भी नहीं पता, हम स्कूल में पढ़ा भी नहीं रहे हैं। देखें वो कॉल की तो 15 साल के बच्चे ने की फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए, गवर्नमेंट ये कह देती है देखें जी जहाँ पे नीपा पे जहाँ पे बच्चा नाले में गिरा तो वहाँ पे इतनी बड़ा एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, उन्होंने क्यों नहीं लाके कुछ उसे कवर किया। तो आप कह रहे हैं 51% जिम्मेदारी। देखिए मैं किस माने में कह रहा हूँ, शायद मैं अपनी बात बता नहीं पाया, किस माने में कि अभी ट्रैफिक के सिग्नल पे अमल दरामद शुरू हुआ है, उससे पहले ही हमें हेलमेट लगाना चाहिए था ना, हम पकड़ेंगे नहीं। मैं मस्कत में गया, मैंने देखा वहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग से 6 फीट पीछे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मैंने कहा तस्वीर फेसबुक पे डाली, यार इतने यहाँ के लोग, उन्होंने कहा लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन यहाँ 1 दिन की जेल है अगर आपने सिग्नल को क्रॉस कर दिया। अच्छा। हमें पूछने वाला कोई नहीं है, हम अगर खुद आप सेंसिबल हैं, आप मल्टीनेशनल में हैं, आपको इल्म है, आप एक्सटिंग्विशर रख लेती हैं, मैं नहीं रखता। लेकिन अब क्या करें, जिस जगह हम खड़े हैं, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे हालात हैं, नहीं है, अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए हमारे पास सबसे जो पहली चीज़ है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए, हमारे घर में डिटेक्टर 3-4 हज़ार रुपए की आता है, ये भी 3-4 हज़ार का कुछ भी नहीं है कॉस्टली। आप अगर ये 2 चीज़ें ले लें और एक फायर ब्लैंकेट कमेटी डाल के ये 1-1 महीना करके, ये 3 होम फायर सेफ्टी किट में 3 चीज़ें हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर ब्लैंकेट और स्मोक अलार्म, और ये 10,000 में आ जाते हैं, हम ये कर सकते हैं। अच्छा, इससे ये कुछ भी ना लें, पहले मरहले पे जो मेरे बिजली का प्लग लगा हुआ है क्या वो काला तो नहीं हो रहा, कि बगैर प्लग के तो मैंने तारें नहीं ठूंसी हुई हैं, मैं रात को बटन बंद करके सोता हूँ, मैं सिगरेट पी के नीचे फेंक देता हूँ, ये जो केमिकल्स मैंने रखे हुए घर में और उसको या फैक्ट्री में, उसकी प्रोटेक्शन नहीं ली, प्रिवेंशन नहीं ली। मैं प्रोटेक्शन के ऊपर ही आ रहा हूँ कंवर साहब। ये जो 2 प्रोडक्ट्स हमारे सामने पड़े हुए हैं, एक तो आप हमें बताएं कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, सेकेंडली आप मुझे बताएं कि जो बिल्डिंग्स की एसोसिएशंस होती हैं या जो ताजर एसोसिएशंस होती हैं वो मेक श्योर नहीं करवा सकती कि ये 2 से 3 से 4 प्रोडक्ट्स हैं, ये हर दुकान में मौजूद हों, क्योंकि इस केस में भी हमने यही देखा कि एक दुकान में आग लगी थी, एक शोले से आग लगी थी, एक आइटम से आग लगी थी, और करते करते वो 4 मंजिला पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। हाउ टू यूज दिस, और एसोसिएशंस के ऊपर क्या जिम्मेदारी आती है? देखिए पहली बात तो ये है, देखिए यूज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, इसके लिए आपको पूरी ट्रेनिंग, बाकायदा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, हर कोई तो नहीं करेगा ना। ये जो फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है ये बाकायदा बहुत अरसे से हर जगह पर, ज़्यादातर जगहों पर ट्रेनिंग करवाते हैं। जब मॉल्स में भी हमने बहुत सारी जगह करवाई हैं, लेकिन अमल दरामद की बात है ना सारी, तो बात ये है अगर तो जैसे आपने फरमाया अभी कि जो एसोसिएशन है, किसी भी मॉल की एसोसिएशन है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो ये देखें कि हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है, जितने जो भी एग्ज़िट हैं या फायर एग्ज़िट हैं वो कितने हैं, हमारे पास हैं कि नहीं हैं, तो खुले हैं कि नहीं, ऐसा ना हो वहाँ भी दुकानें बन गई हों, वो भी रास्ते बंद हो गए हों। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे अहम बात ये, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग जो है उनकी है या नहीं है। अगर ये है भी और मुझे नहीं चलाना आता, मैं क्या करूँगा, मैं तो चीखे ही मार के लोगों को बुलाऊँगा ना, हालांकि चीज़ सामने रखी हुई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वहाँ के लोगों की ट्रेनिंग। अगर वहाँ के लोगों को एक, और कोई इसमें इतना बड़ा काम नहीं है, कौन कराएगा ट्रेनिंग? हम कराते हैं ना, हम कराते हैं, और बहुत लोग ट्रेडर एसोसिएशन है जो हाउसकीपिंग कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट करे तो उनको ट्रेनिंग कराएंगे, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर। देखिए ना, ये कुछ भी नहीं है, इसकी ट्रेनिंग कुछ भी नहीं है। आप
صرف لوگوں کو جمع کر لیں, ایک کلاس ہو جائے اس کی. اور یہی چیز ابھی تو چونکہ آپ کے پروگرام میں تو میں اس کو کھڑا کر کے چلا کے نکال کے نہیں بتا سکتا نا, یا اس کو ہم پھینک نہیں سکتے کہ یہ سارا, لیکن اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہے. یہ بھی ایک سائنس ہے نا, یہ بھی ایک ٹریننگ ہوگی باقاعدہ. ٹریننگ کا ایلیمنٹ جیسے میں آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس سارا سسٹم لگا ہوا ہے مگر اس کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہے. نہیں سر, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ویورز کو کچھ بیسک فرسٹ ایڈ چیزیں بتائیں. فار انسٹنس کیس اسٹڈی کر لیتے ہیں. فار انسٹنس اب یہی والا سین ہے, ایک مصنوعی پھولوں کی دکان میں آگ لگ گئی. جی جی, پہلے 2 سے 3 سٹیپس کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیں جب آگ لگتی ہے, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, آگ لگ گئی کیا کریں. جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شور مچا دیں, آگ آگ آگ. اگر وہاں پہ فائر الارم ہے تو وہ بجا دیں, کیونکہ جو دھواں ہے 2-3 منٹ میں راستے بند کر دیتا ہے. تو سب سے پہلا کام ہے لوگوں کو اطلاع ہونا, شور مچانا, دروازے بجا دینا, یہاں پہ یہ کام ہو سکتا ہے. اچھا, نمبر 2 پہ ہم فائر سروس کو فون کریں, اور فون کرنے کے لیے ہم جب ٹریننگز دیتے ہیں تو پوچھتے ہیں نمبر کیا ہے, تو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. اب اس کا ایک بہت اچھا حل ہو گیا ہے, نمبر از ویری سمپل, 1122, جو پورے پاکستان میں ابھی یونیورسل ہے. میرے بچوں سے آپ پوچھو گے, چھوٹے بچوں سے, اپنے گھر میں کسی کہ امریکہ میں کیا نمبر ہے, 911 ان کو سب یاد ہے. ہمارے یہاں کے نمبر پہلے 16 ہوتا تھا کہ ہمیں امریکہ کا جو ہیلپ لائن نمبر ہے 911 وہ یاد ہے, اپنا نہیں یاد. تو اب ہمیں میڈیا بھی ہماری مدد کر سکتا ہے. جیسے 1122 بہت اچھا نمبر ہو گیا ہے کہ آسان ہے اور اب لوگوں کو یاد ہونا. اچھا, پہلا کام ہم نے شور مچایا, لوگوں کو بتا دیا بھائی بھاگو. آگ بجھانا اتنا ضروری نہیں ہے, یہ 4تھے نمبر پہ آتا ہے. پہلے نمبر پہ شور مچائیں, فائر سروس کو کال کریں, جان بچائیں, اور پھر ایویکویشن کے لیے اسمبلی ایریا کی طرف نکل جائیں. 4تھے نمبر پہ پھر اگر آپ اف یو فیل سیف, اف یو نو, تو آگ بجھائیں. ورنہ فائر ایکسٹنگوشر پہ بات پھر آتی ہے کہ ممالک میں لکھا ہوتا ہے فائٹ اور فلائٹ, آپ آگ بجھائیں یا بھاگ جائیں. برطانیہ کے جو ریگولیشنز ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ فائر ایکسٹنگوشرز آر انسٹالڈ ٹو سیکیور دی مینز آف اسکیپ. فائر ایکسٹنگوشر بھاگنے کے, بچاؤ کے راستے کو محفوظ بنانے کے لیے لگائے جاتے ہیں. اچھا, اب بلڈنگ بچانا وہ ایک بات کی بات ہے, بلڈنگ بھی بچ جائے گی, پراپرٹی بچ جائے گی. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, شور مچائیں, الارم بجائیں, فائر سروس کو اطلاع دیں, آگ بجھائیں. اور ایز انڈیویجول سب سے پہلے آپ نے شور مچانا ہے, اپنی جان بچانی. ایک چیز یہ فرض کریں, اور جو کہ ہے, جو حقیقت ہے, ریالٹی پہ بات کر لیتے ہیں, یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. بہت سارے مالز ہوں گے اور مجھے لگتا ہے آنے والے کئی سالوں میں بھی لوگوں میں یہ شعور نہیں آئے گا. اس کے علاوہ کیا چیزیں رکھی جا سکتی؟ اس کے علاوہ جو فائر ایکسٹنگوشر کے علاوہ جو آج کل گھروں کی اگر ہم بات کریں نا, فائر بلینکٹ از اے ویری افیکٹو. فائر بلینکٹ اتنا آرام سے آپ اس کو کسی آگ کے اوپر جب ڈالتے ہیں نا, تو آکسیجن کی سپلائی وہ بند کر دے. یا کوئی بھی کمبل گیلا کر کے ڈال دیں, یہ کوٹ اتار کے ڈال دیں ڈبل کر کے, بجھ جائے گی. آکسیجن تولیے کو گیلا کر کے نچوڑ لیں, وہ آپ فرائنگ پین پہ ڈال دیں گے, وہ آگ بجھ جائے گی. ایک بار پھر سے آپ بتا دیں کہ اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں جو آپ نے گیلے کپڑے کا بتایا, کیا کر سکتے ہیں لوگ ان کے پاس جو گھروں میں سامان ہے اور دکان میں سامان ہے؟ دیکھیں, گھروں میں تولیہ ہوتا ہے ہمارے پاس, اس کو گیلا کر کے نچوڑ لیں. نچوڑنا ضروری یوں ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں فرائنگ پین میں ایک چھینٹا بھی چلا جائے تو اوپر جو آتا ہے گھی چٹ کے جلا دیتا ہے. اچھا, اب اگر اس میں ہم پانی ڈال دیں گے, پانی کبھی نہیں ڈالنا چاہیے. 10 گنا, یہ اتنا بڑا فرائنگ پین ہے, اگر ہم نے اس میں پانی ڈال دیا 10 گنا بڑی فائر بال بنے گی, پورا آگ پھیل جائے گی. وجہ یہ ہے کہ پانی 100 ڈگری پہ کھولتا ہے, اور جو اس میں تیل ابل رہا ہے وہ 300-350 ڈگری پہ. جو 100 والا پانی جائے گا تو اچھل کے باہر آئے گا اور جلتے ہوئے تیل کو باہر جائے گا. تو پانی نہیں ڈالنا ہے, کور کر دینا. گھر میں کچھ نہیں ہے فائر سے, بھائی کوئی ڈھکنا ڈھک دو اس فرائنگ پین پہ, کوئی پلیٹ ڈھک دو, باہر سے آکسیجن جانا بند ہو جائے گی اور وہ بچ جائے گی. اچھا, مٹی بھی ہم ڈال سکتے ہیں. مٹی نارملی اگر زمین پہ تیل پھیلا ہوا ہے تو زمین پہ ڈال سکتے ہیں, لیکن اگر 3D فائر ہے یہاں کے لگی ہوئی تو مٹی اتنی افیکٹو نہیں. تو پانی گھر میں ہم یوز کر سکتے ہیں, واٹر بوٹلز ہمارے پاس ہوتی ہیں, پیپسی بھی ڈال سکتے ہیں, کوک بھی ڈال سکتے ہیں. یہ لیکن جو اویلیبل واٹ ایور جلنے والی چیزیں نہیں ہم ڈال سکتے. کنور صاحب, موسٹلی کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ آگ جو ہے وہ شارٹ سرکٹ کے باعث یا الیکٹریسٹی کے بورڈ سے لگتی ہے, اس کیس میں کیا کیا جائے؟ اس کیس میں دیکھیں بڑا آسان ہے, آپ جواب تو آپ ہی کے سوال میں ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ بجلی کے تمام تار ہمارے کورڈ ہیں کہ نہیں ہیں, نیکڈ تار تو نہیں ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ اس بلڈنگ کا مین سوئچ ایک ہی جگہ ہوگا نیچے. اب یہ چیز ختم ہو گئی ہے سر, اب ہر کمرے کا مین سوئچ اس کے بورڈ کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ دفتر سے نکلتے ہیں, ہمارے دفتر میں تو ہے, جب آپ دفتر سے نکلتے ہیں تو میرا جو پیون ہے وہ میرے کمرے کا مین سوئچ آف کر دیتا ہے. تو جب اس بورڈ میں بجلی ہی نہیں آئے گی تو رات کو آگ کیسے لگے گی, مجھے بتائیں آپ. تو اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے
जो सर्किट ब्रेकर हैं इसकी तकसीम कर दें हर कमरे में, हर वरांडे में, और जाते हुए इसे बंद कर दें तो बात ख़त्म हो गई ना। तो ये सिस्टम नहीं है। एक मेन है, जब तक वहाँ नहीं पहुँच के कोई बंद नहीं करेगा और उस वक्त तक ये आग पता नहीं कहाँ से कहाँ फैल चुकी होगी। तो बिजली के तारों के तो सबसे बड़ा रीज़न है कराची में। आप किसी भी मॉल में चले जाएं, आप सदर में चले जाएं, सैकड़ों के हिसाब से बिजली के तार ऐसे लटकते हुए नजर आएंगे। अवेयरनेस नहीं है, बहुत महंगी है ये सारे काम कराना। मसला कहाँ पर है? कोई महंगी प्रिवेंशन नहीं, की कोई तरफ क्यों महंगी हमारा नहीं है। जो माइंड बिजली नहीं का काम हो रहा है, हमारा कहने का मकसद ये है कि तार जो है वो नंगी ना हो, वो कवर्ड हो, पाइप के अंदर हो। बात ये है सारी, पाइप के अंदर होगी तो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। अब जब आप ऐसे तार बिछाएंगे और एक दूसरे, जब अब कुछ हो जाता है वो यूं करके जोड़ते हैं और बोलते हैं चलो तुम्हारा काम हो गया, तो ये नहीं होगा। हर चीज़ कवर्ड होगी। जो सॉकेट हैं वो स्टैंडर्ड के सॉकेट होने चाहिए, जो गर्म होने के बाद शॉर्ट सर्किट ना करें। एक चीज़ आपको और बता दूं, एक और हमारी स्टडी थी कि ज़्यादातर आग जो है वो या तो सैटरडे या संडे को लगती है। रीज़न? आप सैटरडे को दफ्तर बंद करके चले जाते हैं, फिर मंडे को आएंगे। तो अगर आपने कोई प्लग खुला छोड़ दिया, अगर आपने मेन स्विच ऑन नहीं किया, ऑफ नहीं किया, तो क्या होगा? वो गर्म होते होते 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सारी रात के बाद, उसके बाद इतना सा वो स्पार्क करेगा। और चूंकि हम लोग वहाँ दफ्तर में मौजूद नहीं है, सैटरडे को बंद होता है, तो वो पूरी आग जब बाहर निकलेगी तो फिर पता चले। जी बिल्कुल, एक छोटा सा स्पार्क पकड़ता है। तारिक साहब ये बता दीजिए, फॉर इंस्टेंस लग गई आग सर्किट के अंदर, फिर क्या करना चाहिए? मतलब उसमें पानी क्या करना चाहिए? देखिए, बिजली की आग जब भी होगी आप उस पर पानी नहीं फेंकेंगे और उसके पास जाके उसको बुझाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। बैक एंड पे अगर कहीं मेन स्विच है तो उसको आप ज़रूर ऑफ करें, लेकिन बिजली से करीब आप नहीं करें। ठीक है। अच्छा, जैसे आपका एक सवाल और था, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है तो हम क्या करें? सबसे पहला काम होता है इवैक्यूएशन। और इवैक्यूएशन में एक चीज़ ये होती है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं या अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो एक मैदान में या खुली जगह पे दरख्त के नीचे कहते हैं कि यहाँ आके हम इकट्ठे होंगे। और जब वहाँ आके इकट्ठे होते हैं तो सबकी गिनती करते हैं कि 1 2 3 4 5 शायद आमिर जाहिद सारे लोग आ गए। और अगर कोई नहीं आया तो फिर रेस्क्यू से, अब जैसे मॉल में भी आग लगी है तो हमें लोगों को बाहर निकालने की, घर में भी आग लगी तो बाहर निकालना इज़ दी फर्स्ट प्रायोरिटी। एमरजेंसी एग्जिट्स खुले हुए होने चाहिए। हमें ऐसी बिल्डिंग में घर लेना चाहिए जिसमें कि एमरजेंसी एग्जिट्स मौजूद हों। अब 12 मंजिल की बिल्डिंग है, अप्रूव करने वाले इदारे ने एक सीढ़ी पे उसकी इजाज़त दी, तो हमें वहाँ पे खिड़कियों में ग्रिल लगी हुई थी। नहीं, ग्रिल लगी नहीं, मैं तो एक और बात कह रहा हूँ ना कि 12 मंजिल की बिल्डिंग है, नूर प्लाजा ये क्या है, इस पे यूनिवर्सिटी रोड पे आग लगी थी, एक ही सीढ़ी थी और लोग कूद के, बच्चा लड़का मर गया वो। तो हमें उस जगह पे घर लेना चाहिए जहाँ पे 2 एग्जिट, ग्राउंड फ्लोर का भी है तो पीछे कहीं ना कहीं एग्जिट या खिड़की होनी चाहिए और उसकी हमें इवैक्यूएशन ड्रिल भी। छोटी आग के लिए एक वही मैसेज दे रहा हूँ, छोटी आग के लिए एक स्लोगन याद रखें प्लीज, खासतौर पर बच्चों के लिए। छोटी आग के लिए स्लोगन जी, गेट डाउन, गेट आउट, गेट हेल्प। गेट डाउन, गेट हेल्प नहीं, गेट डाउन, गेट आउट, गेट डाउन, गेट आउट। गेट डाउन का मतलब ये है कि धुआं जो है ना वो नीचे आपको असर इतना नहीं करता, ऊपर होता है। गेट डाउन, गेट आउट, गेट हेल्प, यानी कि धुआं ऊपर होता है, आपको नीचे गेट डाउन हो जाना है, बैठ जाना है, क्रॉलिंग करते हुए आपने फिर बाहर निकल जाना है और फिर आपने हेल्प के लिए बोलना है। आप वहां नहीं खड़े रहें और अगर आप खड़े होकर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे धुआं आपके लंग्स में भर जाएगा। वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू वेरी मच कमर साहब एंड तारिक साहब, बहुत शुक्रिया। गेट डाउन, गेट आउट एंड गेट हेल्प, छोटी के लिए ये स्लोगन है। अच्छा, ये जो चीज़ें हमारे सामने मौजूद है, इसका काम ये है कि आपने अपने एग्जिट्स को सिक्योर करना है। इससे आप पूरी बिल्डिंग की आग नहीं बुझा सकते। ये सिर्फ छोटी आग बुझा सकती है, लेकिन इसके लिए भी आपको ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ेगी। आप जहां भी काम करते हैं, आपका ये हक बनता है कि आप अपने इदारे से, आप अपनी एसोसिएशन से, अगर वो ट्रेडर एसोसिएशन है उनसे मुतालबा करें कि हमें इसकी ड्रिल सिखाएं, हमें ये इक्विपमेंट चाहिए, इसके लिए हमें हेल्प आउट करें। तो ये चीज़ें आपके घरों में भी होनी चाहिए। नहीं है तो बहुत सारे तरीके हैं आग बुझाने के, लेकिन सबसे पहले आप अपनी जान बचाएं, बाहर निकलने की कोशिश करें और फिर 1122 को कॉल करें। ये नंबर याद रखें, 15 या 1122। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब, और हम बात कर रहे हैं गुल प्लाजा आतिशज़दगी के हवाले से। जो सानेहा हुआ उस पर अभी तक हमने जो गुफ्तगू की है वो हमने जानी नुकसान के हवाले से की है, क्योंकि जानी नुकसान का कोई नेमल बदल नहीं है, जान है तो जहान है। लेकिन अब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम माली नुकसान की बात करें तो उसका तखमीना अभी तक लगाया नहीं गया, क्योंकि माली नुकसान इंतहाई ज्यादा बिल्कुल ज़ाहिर है। पहले तो रेस्क्यू
का अमल जो है वो देखा जाएगा, उसके बाद अंदाज़ा लगाया जाएगा। लेकिन इस सारे सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है लोग काफ़ी ज़्यादा गमगीन भी हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल साहब की। उन्होंने सानहा गुल प्लाजा में कीमती जानों के ज़िया और मुतादिद अफराद के लापता होने पर इजहार अफसोस करते हुए फौरी फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा किया। अच्छा, उन्होंने कहा है कि बुनियादी हिफाजती निज़ाम इमरजेंसी रिस्पांस बार बार नाकाम हो तो कोई भी शहर मौशी मरकज नहीं रह सकता और फायर टेंडर्स के ताख़ीर से पहुंचने के संगीन खदशात सामने आए, जबकि रेस्क्यू कार्रवाइयाँ पानी की शदीद कमी से मुतासिर हुई। और सलमान इकबाल ने यह भी कहा कि हज़ारों ताजिरों और मजदूरों की जिंदगियां तबाह हुई। हज़ारों ताजिरों मेहनत कशों की अक्सरियत का ताल्लुक मेमन बरादरी से है, जिनकी बरसों की मेहनत और जमा पूंजी राख हो गई। जिस पैमाने पर तबाही हुई है, कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक होता था गुल प्लाजा, यानी कि अब ये अपना वजूद नहीं रखता। जो बचा कुचा है वो बिल्डिंग इस काबिल भी नहीं है कि वहाँ कूलिंग का अमल हो भी जाए तो बिल्डिंग बचने के काबिल नहीं है। इसी पर सानहा गुल प्लाजा पर ताजिर बरादरी ने भी 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया और साथ ही हुकूमत से भी ज़ाहिर मुतालबा किया है कि नुकसान का जो है वो इज़ाला किया जाए। इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बात करने के लिए सदर तनवीर कासिम पास्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा बात कर लेंगे और जान लेंगे कि ये तमाम तर मामला क्या था। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। गुल प्लाजा में आग लगती है, वो आग कैसे लगी और एक दुकान से क्यों इतनी आग फैल गई और फिर आग बुझाने के लिए मौसर आलात मौजूद नहीं थे, क्या तमाम तर मामला था, ज़रा बताइएगा। सर तकरीबन 10:10 पे एक शॉप है फ्लावर की, उसके अंदर आग लगती है। हमें इतला मिलती है कि उसमें आग लगी है। ठीक है, हमारे कुछ लड़के आके बताते हैं तो हम लोग ऊपर जाते हैं फायर सिलेंडर लेकर। फायर सिलेंडर हम लोगों ने फायर किए, काफ़ी तकरीबन 15 से 20 सिलेंडर फायर किए और फायर करने के बाद जो है पहले वक्ती तौर पर आग बुझती है, फिर एकदम से उसमें से शोला भड़कता है। शोला भड़कने के बाद जो एसी की पाइपिंग जो होती है ना हमारी, जो अगर इनर लगा हुआ है दुकान में एसी का, उसकी जो आउटर जो है वो बाहर की तरफ एलिवेशन पे लगे हुए हैं, तो उसकी पाइपिंग के ऊपर एकदम से आग फैली और फैलते फैलते जो है वो एम ए जिनावर वाले गेट नंबर 3 की तरफ वहाँ गई। तो फिर हम घूम के उस तरफ से गए कि आग को कवर किया जा सके। तो इतने फायर फाइटिंग को भी, इनको फाइटर्स को भी कॉल की 1122 पे तकरीबन 10:15 पे। और उसके बाद जो है आग बुझाने की हमने बहुत कोशिश की, मगर तकरीबन 55 मिनट्स के बाद जो है फायर फाइटिंग की गाड़ी पहुंची, अमला पहुंचा। उसके बाद वही बात है, जब अमला पहुंचा तो एक गाड़ी थी, सारी गाड़ी आई भी नहीं थी। उनके बाद तकरीबन एक गाड़ी पहुंचने के 20 मिनट बाद गाड़ी का जो है वो उसमें पानी खत्म हो चुका था। उसके बाद तकरीबन 25 से 30 मिनट के बाद बाकी 2 गाड़ियाँ आई। जब वो गाड़ियाँ उन्होंने आग बुझाना शुरू किया और उसके बाद जो है वो मजीद पानी की जरूरत पड़ी, तो उसके पीछे फिर तकरीबन 15-20 मिनट का वक्फा हुआ, फिर 3-4 गाड़ियाँ हो रही। तो ऐसे करते करते टाइम थोड़ा गेन हुआ तो आग मुसलसल बढ़ती गई। अच्छा पास्ता साहब, एक चीज़ मैं जानना चाह रही हूँ, ज़ाहिर है हम नुकसान के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले इंसानी ज़िंदगी के हवाले से बात करते हैं। ज़ाहिर है बड़ा नुकसान है, इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक चीज़ मुझे बताइएगा, ज़ाहिर है वहाँ पर बड़ी तादाद में दुकानें भी थी और दुकानदार ज़ाहिर है वहाँ पर अपना काम भी कर रहे थे। कुछ अंदाज़ा है जो इस वक्त मिसिंग पर्सन है या जो जिन लोगों के बारे में नहीं पता चल रहा, दुकानदार कितने हैं जिनके बारे में आप बताना? मिसिंग पर्सन की 55% की जो हमारे पास इतलात थी कि 55% जो मिसिंग है, जिसके अंदर 40 से 42 अफराद जो है वो दुकानदार हैं, जिसके अंदर 5 से 6 अफराद जो है मेरी अपनी टीम का जो हिस्सा थे, जो मेरे मेंबर्स थे, और एक मेरा फाइनेंस सेक्रेटरी था जिनका इंतकाल हो गया, शहीद हुए, उनकी कल नमाज़ जनाज़ा भी अदा कर दी गई। इसके अलावा मेरे जो मेंबर्स थे जो रेस्क्यू कर रहे थे, जो लोगों को निकाल रहे थे, उसके अंदर जो 5 जो है मेंबर्स जो है वो मेरे खुद के लापता है और बाकी जो है वो दुकानदार थे और कुछ जो है ना कस्टमर्स है, उसके अंदर लेडीज भी हैं और 1-2 बच्चे भी। और कितनी दुकानें? 1200 बताई जा रही हैं, कितनी दुकानें और अंदाजन कितने का सामान होगा यहाँ पर? 1200 दुकानें मैम, सामान तो अरबों रुपए का सामान। तो इसका कोई जो है वो बात वही है कि सामान की, पैसों की बात की, सारी चीजें हो जाएंगी, सब भरपाई हो जाएगी, जिन माओं के बच्चे के वो वापस नहीं आए। जाहिर सबसे बड़ी बात ये इंसानी जान का कोई नेमल बदल नहीं है और हम इस दुख की और सर ये पोजीशन है कि मैं आपको कल रात की बात बताऊं कि 5 डेड बॉडियां जो है हमें रेस्क्यू करी गई, मगर वो डेड बॉडी खाली कहलाने के लायक है। उस कंडीशन में जो है हमारे को बॉडी पार्ट्स मिले हैं पूरे झुलसे हुए हाथ के अंदर, कि वो बंदा देखे तो वो खौफ में आ जाए कि ये किस पोजीशन में, किस आलम में हम खड़े हो गए, ये क्या हो गया। बिल्कुल, आप मुझे बताइएगा रेस्क्यू का अमल मुकम्मल तौर पे शुरू हो गया है या अभी भी आग बुझाने का भी अमल? नहीं, रेस्क्यू का अमल मुकम्मल शुरू रात से हो चुका है, क्योंकि मेयर कराची साहब से जब बात हुई थी तो इन्होंने फौरन जो चीज़ जो मशीनरी हमें ज़रूरत थी उन्होंने प्रोवाइड करवाई।
अभी क्रेन भी पहुंच गई है। रात में 2 एक्सीवेटर की मैंने डिमांड की थी कि मुझे 2 एक्सीवेटर से डंपर्स कराए जाएं ताकि मलबा हम थोड़ा थोड़ा करके हटाते जाएं और इसके पीछे आगे बढ़ते जाएं। और इसके अलावा जो है एक्सीवेटर से हमने जो हमारी जो वेंटिलेशन की जो शीशे थे, ग्रिल्स थी, जो हमारी मास्टर नोट साइड पे भी लगी हुई थी, उन्हें भी हम लोगों ने जो है उसे रात में उसको क्लियर करवा दिया गया, कूलिंग का अमल किया, तभी रात में जो है 5 जो है वो डेड बॉडी जो है वो रिकवर हो सकी। वजीर आला से कोई राब्ता हुआ है, विफाक से कोई राब्ता हुआ? जी, वजीर आला सिंध से जो है राब्ता हुआ था, बिल्कुल वो आए भी थे, बातचीत भी हुई थी और आज उनसे भी मीटिंग भी है हमारी तकरीबन 11:30 बजे की। और क्या यकीन दहानियां आपको कराई गई हैं? बिल्कुल यही यकीन दहानी की है कि इंशाल्लाह ताला हर नुकसान की भरपाई भी अल्लाह ने चाहा तो इसको मॉल को भी खड़ा करेंगे और जो है दुकानदारों को जो अजलान है ये भी इंशाल्लाह होगा। और जो जाने गई है, जाने की तो कोई कीमत तो नहीं है, मगर उनकी जो फैमिलीज है उनके लिए कुछ कंपनसेशन तो किया जाएगा इंशाल्लाह। वैसे आपके अंदाजे के मुताबिक तनवीर साहब, जिस टाइम ये आग लगी उस टाइम गुल प्लाजा में कितने लोग मौजूद थे, इंक्लूडिंग बायर्स एंड सेलर्स? बहुत अच्छा सवाल किया आपने सर। जब गुल प्लाजा में आग लगी तो अब ये सोचे 1200 दुकानें हैं, हर दुकान में अगर 6 से 7 अफराद की आप अगर एवरेज लगाएं, जो इनके खुद के सेल्समैन वगैरह स्टाफ होता है, तो तकरीबन 5,500 से 6,000 अफराद तो यही हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कस्टमर्स थे, 10 बजे का ये वाकया है, कस्टमर मौजूद थे। अब इसके अंदर 2 बातें हैं, बहुत से लोगों में बातें क्या हो रही हैं काफ़ी जगह पर कि भाई जो है वो आप लोगों के पास जो एंटर एग्जिट इतने नहीं थे, वेंटिलेशन नहीं था, इसलिए आग पे काबू नहीं पाया गया। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर 6,500 अफराद मॉल में उस टाइम मौजूद थे, अगर हमारे पास एग्जिट और एंटर के जो है वो रास्ते नहीं थे, तो कैसे 10 मिनट के अंदर हमने पूरे मॉल खाली करवा दिया? वो पब्लिक इतनी जो है मजमा जो है इस तरीके से मॉल से खाली हो गया और कुछ जो अफराद जो है वो मेजबान फ्लोर पर रह गए, क्योंकि मिसिंग की 50 से 55 अफराद की हम बता रहे हैं। अगर ऐसा होता, अगर हमारे पास रास्ते ना होते तो 5,000 अफराद कैसे निकलते? ठीक है, बहुत शुक्रिया पास्ता साहब। और इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और कोशिश ये होनी चाहिए कि जी नुकसान के अजाले का तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट कहा है कि करेंगे, लेकिन हमें इस सारे वाक़े से बहुत कुछ सीखना भी है। हम सब की अपनी ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन हम जहाँ पर बैठे हैं, जिन इदारों में काम कर रहे हैं, कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई किसी मॉल में काम कर रहा है, तो उस मॉल की इंतज़ामिया की भी, ट्रेडर्स एसोसिएशन की भी जिम्मेदारी है कि वो उस बात को मेक श्योर करें कि एग्जिट के रास्ते, वॉकवेज, कॉरिडोर क्लियर हो, एग्जिट के मल्टीपल रास्ते हो, इस तरीके से खिड़कियां बंद ना हो, ग्रिल ना लगी हो। और अगर आपको सामान चोरी होने का डर है तो उसके दीगर भी रास्ते हैं जो अपनाए जा सकते हैं। इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद हो और इससे बेहतर सिस्टम है फायर अलार्म सिस्टम, जो कि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, वो होना चाहिए। और बल्कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुल्क में कहीं भी हो, वो मेक श्योर करे कि जब भी बिल्डिंग बनेगी मैप जो है उसको ओके नहीं किया जाएगा, उसको एनओसी नहीं मिलेगा जब तक कि तमाम सिस्टम जो है इन प्लेस नहीं होंगे। उसके बाद ही हम इन चीज़ों से लड़ सकते हैं, उसके बाद ही हम लोगों की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। वरना इस तरह के सानेहात होते रहेंगे, चाहे वो बल्दिया फैक्ट्री का सानेहा हो जो 14 साल पहले हुआ, चाहे 2026 में ये सानेहा गुल प्लाजा हो। हम इस तरह के वाक़यात का जिक्र खुदा न खास्ता हो रहा है ये बात कहते हुए कि गुल प्लाजा था और वहाँ पर अभी मिसिंग अफराद है, लापता अफराद हैं। मूविंग फॉरवर्ड हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा नून लीग राजा खलीक अंसारी साहब। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। गुल प्लाजा में जो आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है, बहुत सी कीमती जानों का नुकसान हुआ है, जो जानी और माली नुकसान हुआ है, इसके अजाले के लिए वफाकी हुकूमत क्या अमली इक़दामात कर रही है? देखें, मोहतरम वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर जैसे ही उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि गुल प्लाजा में आग लगी है और इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, उन्होंने फौरी तौर पर जो लवाहिकीन थे उनसे इज़हार हमदर्दी भी किया, इज़हार ताज़ियत किया। फिर मुझे, क्योंकि मैं वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा हूँ सिंध में, मुझे स्पेशली हिदायत जारी की गई। मैं फ़ौरन पहुँचा, सूबाई हुकूमत से पहले पहुँचा, वहाँ मैं लोगों से मिला, जो बाहर लोग खड़े थे जिनके प्यारे अभी बिल्डिंग्स में अंदर थे, उनके साथ मिला। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब की जानिब से मैंने उनसे दिली हमदर्दी का इज़हार भी किया। जो लोग उस वक्त तक फोत हो चुके थे उनके लवाहिकीन से ताज़ियत की और मोहतरम वज़ीर आज़म की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई कि हम हर किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वफाक तैयार है। वफाकी इदारे कराची में मौजूद हैं, सूबाई हुकूमत या सिटी हुकूमत को जिस किस्म की भी मदद दरकार है हम वो मदद करने के लिए तैयार हैं। फिर रात गए, मोहतरम वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध से रब्ता किया टेलीफोनिक, उन्हें भी इस बात की पेशकश की गई कि हाँ, वफाक की तरफ से कोई भी सर्विसेज अगर आपको चाहिए, फंड्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए,
کوئی ایکسپرٹیز چاہیے تو ہم حاضر ہیں. اور ایک اور اہم بات پر محترم وزیر اعظم نے زور دیا اور محترم وزیر اعلیٰ سے بھی انہوں نے بات کی کہ اب بہت ہو چکا, اب کراچی میں ایک مربوط اور منظم ایک نظام ہونا چاہیے تاکہ آئندہ دنوں میں اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کراچی میں جس طرح, دیکھیں وہ تو اب صوبائی حکومت جو ہمیں حکم کرے گی, جس طرح وہ بتائیں گے, کیونکہ تخمینہ لگانا اور وہ تو ابھی آگے کا مرحلہ ہے. لیکن اس وقت ضرورت اس امر کی, آپ بھی ابھی بات کر رہے تھے کہ نقشہ پاس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پاس آلریڈی یہ قانون موجود ہے. کراچی بلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشنز 2002 میں ان کا جو چیپٹر ہے 13, وہ پرٹیکولرلی فائر ریزسٹنس اینڈ فائر پریکاشنز کے بارے میں کہتا ہے, اور ہر عمارت کے اندر اس کی سیفٹی نظام ہونا چاہیے. یہ بالکل راجہ صاحب, اور اسی بات پہ ہم بھی بڑا ایمفسائز کر رہے ہیں کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو اب ٹائم آ گیا ہے کہ اسٹرکٹلی اسکروٹنائز کرنا چاہیے اور عمارتوں میں فائر پروٹیکشن نظام جو تمام تر پراپر سسٹم ہے وہ نصب ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. دس از دا ہائی ٹائم کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ڈنڈا اٹھا کے یہ بات میک شور کرے کہ کراچی میں سب عمارتوں کے اندر فائر پروٹیکشن یا فائر ایکسٹنگوشنگ نظام نصب ہو. اور آئے دن یہ ہے کہ ہر جو بلڈنگ ہے, جو بڑے بڑے فلیٹس ہیں, وہاں پر مینٹیننس لی جاتی ہے مگر مینٹیننس کی نہیں جاتی ہے. بات کریں گے ہمارے نمائندے افضل خان جو کہ موجود ہیں جہاں پر یہ سانحہ پیش آیا. افضل, آپ سے جاننا چاہیں گے, جب صبح آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ بتا رہے تھے کہ ابھی بھی 10% جو ہے فائر لگی ہوئی ہے, فائر ابھی بجھی نہیں ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, اس وقت امدادی کارروائیاں جاری ہیں. کہیں پر آگ کا کوئی شعلہ نظر آتا ہے تو اسے آگ بجھانے کے لیے وہاں پر موجود فائر فائٹر بجھانا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پر جو بلڈنگ انتظامیہ ہیں ان سے ملنے والی معلومات کی بنیاد پر ریسکیو کا کام بھی کیا جا رہا ہے, تاکہ اگر کسی جگہ پر کسی شخص کے پھنسے ہونے کے حوالے سے کسی کے پاس کوئی اطلاعات موجود ہوں تو اس پر جو ہے وہ کارروائی کی جا سکے. ہیومن باڈی ڈیٹیکٹر جو ہے وہ استعمال کیا جانا چاہیے تھا. اس حوالے سے میں نے فائر بریگیڈ حکام سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کا موقف یہ تھا کہ چونکہ اگر اندر کوئی شخص پھنسا ہوا ہے تو اس کے بچنے کے امکانات بہت بالکل ہی نہیں ہیں, اور معجزانہ طور پر اگر کوئی شخص موجود بھی رہا تو اس کو جو ہے وہ چیک کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ جو بلڈنگ ہے, بلڈنگ کے اندر گیٹ نمبر 1, 2 اور 7 جو ہے وہ آگ لگنے کے وقت جب وہ یہاں پر پہنچے تو بند تھا, لہٰذا اب وہاں پر بھی جو ہے وہ آپریشن کیا جا رہا ہے. تو اس وقت مجموعی طور پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں جس میں ملبہ اٹھایا جا رہا ہے, اور ملبے کے ساتھ ساتھ کہیں پہ اگر کسی شخص کے پھنسے ہونے کی اطلاع ہو تو اسے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. رات سے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے, اور اس دوران 3 افراد کے اعضا بھی ملے تھے جن میں ایک بچہ بھی شامل تھا. تو مجموعی طور پر 14 ہلاکتیں ہیں اور امدادی کارروائیاں یہاں پر جاری ہیں اور آگ بھی بجھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے افضل, بہت شکریہ آپ کا. اور کہتے ہیں نا where there is a bill there is a way. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ گورنمنٹ ای چالان سسٹم لے کر آئی, لیکن جب آپ نے اس کو انفورس کرنے کے لیے کہتے ہیں نا آپ کی ول تھی تو وہ انفورسمنٹ ہوتا ہوا ہم دیکھ بھی رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ ہر بلڈنگ میں انسپیکشن کرنے کے بعد رپورٹ جاری کر دیتے ہیں, جو ریکمنڈیشن ہے نا ان کو انفورس کروائیں, یہ واقعات نہیں ہوں گے, لوگوں کی جانیں بچیں. اور ہماری اب بس ہو گئی ہے, ہم تھک چکے ہیں, ہم لٹرلی تھک چکے ہیں. ایک کاسموپولیٹن شہر میں ہم رہ رہے ہیں اور وہاں پر آج بھی ہم یہ واقعات رپورٹ کریں. ایک 4 منزلہ عمارت 2 دن تک جلتی رہی اور اس کی آگ 2 دن بعد بجھی. اور اپنی حفاظت خود کرنا سیکھیں, اپنے گھروں میں اس طرح کی فائر بالز رکھیں, اپنے دکانوں میں رکھیں, یہ فائر ایکسٹنگوشر رکھیں, اپنی گاڑی کے اندر رکھیں, اور جو انڈیویجول بریکر ہے نا جو بجلی کے, وہ ہر جگہ ہر کمرے میں ہونے چاہیے. کہیں شارٹ سرکٹ ہو تو اسے بند کر دیا جائے. دوسرے یہ کہ آپ کو یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے, کہیں پر آپ برج, اوور ہیڈ برج جو ہے اس کی گرل ٹوٹی دیکھیں, گورنمنٹ کے ادارے کو کال کریں. کہیں پر آپ گٹر کا ڈھکن دیکھیں نہیں ہے, گورنمنٹ کے ادارے کو کال کریں. کہیں پر آپ کچھ بھی ایسا دیکھیں کہ تاروں کا ایک گچھا بنا ہوا ہے, وہاں شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے, گورنمنٹ کے اداروں کو فون کر کے انفارم کریں. یہ آپ کی شہری ذمہ داری ہے. آپ ٹیکس پے کرتے ہیں, گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ کو مجبور کریں کہ وہ آپ کی کال ریسیو کر کے آپ کے نقصان کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں. ہمیں دیں اجازت, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.